हेलो गाइस एंड वेलकम टू ट्रिपल IQ। और यहाँ से भाई हम लोग अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने 3 फेज़ इंडक्शन मोटर को कंप्लीट कर लिया था। आज के सेशन में हम लोग न्यू चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं भाई। ये आपका चैप्टर नंबर 21, जिसमें हम लोग सिंगल फेज़ मोटर के बारे में स्टडी करेंगे। और आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर लेंगे। MCQs को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक बैकग्राउंड फ्रेम बना करके दे रहा हूँ भाई मैं आपको। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में हम लोग क्या क्या एक तरीके से स्टडी करते हैं, और सिंगल फेज को स्टडी करने से पहले भाई एक सीक्वेंस फॉलो करना होता है अगर आप इस वाले पोर्शन को डिटेल में समझना चाहते हैं। ऑलरेडी जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल मशीन के MCQs को स्टार्ट किया था तो ये सीक्वेंस मैंने आपको प्रोवाइड किया था भाई। जब भी आप मशीन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले मशीन में हम लोग को पढ़ना होता है ट्रांसफार्मर, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं DC मशीन। DC मशीन एक बार समझ जाएंगे तो ओवरऑल फिर हम लोग पढ़ते हैं 3 फेज मशीन। 3 फेज मशीन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे भाई, सबसे पहला हो गया 3 फेज इंडक्शन मशीन, जिसके अंदर आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर और 3 फेज इंडक्शन जनरेटर आ जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 3 फेज सिंक्रोनस मशीन, जिसके अंदर आपका आ जाएगा 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर और 3 फेज सिंक्रोनस मोटर। और जब आप 3 फेज को कवर कर लेंगे तब लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं एक तरीके से सिंगल फेज मोटर। और सिंगल फेज मोटर जब भी आप पढ़ेंगे तो इसके अंदर हम लोग को 2 मोटर पढ़ना होता है भाई। एक तो हो गया आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और दूसरा हो गया आपका सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। और ये सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर जो है ये स्पेशल मोटर के अंदर कंसीडर किया जाता है। तो सबसे पहले समझिए कि सिंगल फेज मोटर में क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला हो गया सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, दूसरा हो गया आपका सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। और सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर के अंदर हम लोग को पढ़ना होता है 2 मोटर। सबसे पहला है रिलक्टेंस मोटर और दूसरा आपका हिस्टैरिसीस मोटर। ये दोनों जो है आपका आता है किसके अंदर, सिंक्रोनस मोटर के अंदर। उसके बाद क्योंकि स्पेशल मोटर के अंदर ये टॉपिक एक तरीके से मेंशन किया है तो स्पेशल मोटर में फिर आपका फर्दर पढ़ना होता है सर्वो मोटर हो गया, स्टेपर मोटर हो गया, है ना। सर्वो मोटर में भी आप पढ़ेंगे DC सर्वो मोटर, AC सर्वो मोटर, स्टेपर मोटर में भी हाइब्रिड हो गया, सिंपल हो गया, ठीक है। तो ये सब हम लोग को पढ़ना होता है भाई। तो हम लोग का जो सिंगल फेज मोटर है भाई, सिंगल फेज मोटर का अगर आप बैकबोन कहें तो ये जो बैकबोन है ये है आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। क्योंकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को अगर आप समझ जाएंगे या फिर ये कैसे एक तरीके से वर्क करता है इसको अगर आप समझ जाएंगे भाई तो आपको फिर ये स्पेशल मोटर के अंदर दिक्कत नहीं होगा। रिलक्टेंस मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर, सर्वो मोटर, स्टेपर मोटर ऐसे क्लियर हो जाएगा आपका। ओके, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को अगर आपको समझना है तो इससे पहले आपका क्लियर हो जाना चाहिए क्या, 3 फेज इंडक्शन मोटर या फिर कहिए 3 फेज मशीन का पूरा कॉन्सेप्ट। अगर आप 3 फेज इंडक्शन मोटर भी एक तरीके से पढ़ करके इसको पढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ जाएगा आपको। और जिनका ये पूरा कॉन्सेप्ट नहीं है भाई क्लियर या फिर डाउट रहता है, क्योंकि ये दिखने में लगता है इजी है लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट समझेंगे ना तो दिमाग खराब हो जाएगा। क्योंकि वहां पे आप लोग मिस्टेक क्या करते हैं कि 3 फेज पढ़ते नहीं है, डायरेक्ट आप सिंगल फेज पे आ जाते हैं। तो भाई ये क्लियर नहीं होगा तो ये भी क्लियर नहीं होगा। ओके, तो ऑलरेडी हम लोगों ने 3 फेज कवर कर लिया है। तो अगर जिनको ये सिंगल फेज में दिक्कत होता है वो भाई 250 रुपीज अपने ऊपर इन्वेस्ट करके ये पूरा का पूरा कंटेंट एक तरीके से कंज्यूम कर सकते हैं। इसमें टोटल आपको 13 लेक्चर्स मिलेंगे। 13 लेक्चर्स कहने का मतलब क्या, टोटल जो है आपका 11 आवर्स का, ठीक है, 11.5 घंटे का आप मान के चलिए, 11 आवर्स 30 मिनट का पूरा आपका ये कॉन्सेप्ट है। और इसके अंदर पूरा आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज आपका सिंक्रोनस मोटर जिसमें रिलक्टेंस हिस्टैरिसीस सब कवर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को बैकबोन क्यों बोलते हैं भाई हम लोग, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। तो जब आप सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को पढ़ेंगे किसी भी बुक के थ्रू तो आपको सबसे पहला लाइन दिया रहेगा कि ये एक सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं है। जब आप 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ रहे थे तो वो आपका सेल्फ स्टार्ट था, क्योंकि जैसे आप 3 फेज सप्लाई दे रहे थे स्टेटर के अंदर तो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो रहा था। और वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या था, एक तरीके से NS के स्पीड से घूम रहा था। तो उस रोटर के कंडक्टर को वो भाई घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड पसंद नहीं था, क्योंकि वो उसके
कंडक्टर के अंदर से बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। रोटर को लग रहा है मेरे अंदर से फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो उसको अपोज करने के लिए क्या कर रहा था, खुद घूमना स्टार्ट कर दे रहा था एक तरीके, ताकि उसके फ्लक्स के चेंज को क्या कर सके, अपोज कर सके, फिर कम कर सके। तो भाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जब आप पढ़ रहे हैं कि ये सेल्फ स्टार्ट नहीं है, तो इसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम लोग पहले नहीं पढ़ते हैं, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इसको कि ये एक बार अगर स्टार्ट हो गया, एक बार अगर ये स्टार्ट हो गया भाई, तो कैसे एक तरीके से ये मेन वाइंडिंग पे घूमते रह जाता है। मेन वाइंडिंग कहने का मतलब क्या, एक ही वाइंडिंग पे कैसे घूमते रह जाता है, समझ में आया। जैसे हम लोग को पता है ये सेल्फ स्टार्ट नहीं है, ठीक है। तो भाई इसको स्टार्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा वाइंडिंग डालते हैं जिसको स्टार्टिंग वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग बोल रहे हैं। और जब एक बार ये घूमना स्टार्ट कर दिया और एक बार रेटेड स्पीड पे आ गया, तो उसके बाद स्टार्टिंग वाइंडिंग को क्या कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं, डिस्कनेक्ट कर दे रहे हैं हम लोग। तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ बचा क्या, आपका मेन वाइंडिंग ही तो बचा। तो भाई मेन वाइंडिंग पे ये मोटर कैसे एक तरीके से घूमते रह जाता है, फिर कैसे ये काम करते रह जाता है, यही हम लोग को पहले समझना होता है इसमें। तो मेन वाइंडिंग पे कैसे काम कर रहा है, इस चीज को समझने के लिए आपको पढ़ना होगा टू रिवॉल्विंग, या फिर इसी को बोलते हैं डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। फील्ड का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा 3 फेज के अंदर कि अगर हम लोग स्टेटर के अंदर 3 फेज सप्लाई दे रहे थे, तो यहां पे मेरा क्या हो रहा था, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो रहा था। इस फील्ड की बात हो रही है यहाँ पे। फील्ड मतलब क्या, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जैसा सेटअप हो रहा था ना, उसी तरीके से भाई इस सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर जब आप मेन वाइंडिंग पे देख रहे हैं, मेन वाइंडिंग कहने का मतलब क्या, कुछ इस तरीके का एक वाइंडिंग होगा इसके अंदर, है ना। तो इसके अंदर हम लोग क्या दे रहे हैं, सिंगल फेज ही सप्लाई दे रहे हैं ना, अभी वाइंडिंग भी समझाऊंगा मैं आपको। तो भाई जब आप एक सिंगल वाइंडिंग के अंदर एक सिंगल फेज सप्लाई देते हैं, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है ये पल्सेटिंग नेचर का होगा। मींस पहले इधर नॉर्थ साउथ बन गया, और कुछ समय के बाद क्या होगा, जैसे ही मेरा साइकिल चेंज होगा, मान लेते हैं आपका टाइम है और ये मेरा करंट है, तो अभी पॉजिटिव हाफ साइकिल में इस तरीके नॉर्थ साउथ बना, तो जैसे ही करंट नेगेटिव जाए तो इधर मेरा क्या हो जाएगा, इधर साउथ बन जाएगा, इधर नॉर्थ बन जाएगा। और इसका मैग्नीट्यूड भी वेरी करेगा, समझ रहे बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि करंट वेरी कर रहा है। तो मान लेते हैं पहले आपका मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके का था, ठीक है, फिर धीरे धीरे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे क्या होगा, ये और स्ट्रांग होगा, फिर और स्ट्रांग होगा, और फिर ये धीरे धीरे वीक होगा, फिर धीरे धीरे गिरेगा, फिर धीरे, क्योंकि यहाँ से करंट कम हो रहा है ना, डाउन हो रहा है, तो इसका स्ट्रेंथ भी एक तरीके से क्या होगा, धीरे धीरे गिरने लगेगा ऐसे, फिर और गिरेगा, फिर और गिरेगा, फिर ये जीरो हो जाएगा। फिर देख रहे हैं नेगेटिव हाफ साइकिल जा रहा है करंट का, मतलब क्या, अब ये मान लेते हैं नॉर्थ था, इधर साउथ था, अब क्या होगा, अब इधर से धीरे धीरे ऐसे बनेगा, फ्लिप हो जाता है, यानी अब ये जहां नॉर्थ था वहां साउथ बनेगा, जहां नॉर्थ साउथ था वहां नॉर्थ बनेगा, इस तरीके से फ्लिप करता है ये। तो अब देख रहे हैं भाई कि मेन वाइंडिंग पे जब ये रन कर रहा है, तो इसके अंदर जो फील्ड बन रहा है ये पल्सेटिंग नेचर का बन रहा है, ठीक है, कभी नॉर्थ कभी साउथ, और उसका भी मैग्नीट्यूड का कभी ज्यादा हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है नॉर्थ, कभी वीक हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, या फिर इसको बोलते हैं स्टैंडिंग मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि एक ही स्पेस पे, यानी एक ही पोजीशन पे क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है, देख रहा है ऐसे ऐसे, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, ऐसे हो रहा है, ठीक है भाई। तो जब आप इस पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को, स्टैंडिंग मैग्नेटिक फील्ड को जब ओपन करके देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि दो मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर के बना हुआ है। एक होता है भाई बैकवर्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा होता है आपका फॉरवर्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यानी एक मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, तो दूसरा आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। तो दो मैग्नेटिक फील्ड को या फिर दो मैग्नेटिक वेव को, एक फॉरवर्ड यानी एक आगे की तरफ भाग रहा है और पीछे की तरफ भाग रहा है, तो दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो उससे हम लोग को मिलता है एक स्टैंडिंग वेव, या फिर कहिए स्टैंडिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी आपको यही बताता है भाई कि जो पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये दो मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर के बना हुआ है, यानी दो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर के बना हुआ है। एक फॉरवर्ड की तरफ भाग रहा है, यानी एक क्लॉकवाइज कह सकते हैं, तो दूसरा आपका एंटी क्लॉकवाइज से एक तरीके से भाग रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या एक तरीके से हम लोग को पढ़ना होता है, समझिए। हम लोग सबसे पहले सिंगल फेज मोटर को सिर्फ और सिर्फ मेन वाइंडिंग पे रख करके स्टडी करते हैं। स्टार्टिंग हम लोग ये एज्यूम कर चल रहा है कि ये स्टार्ट हो चुका है और ये घूम रहा है एक तरीके से, ठीक है।
पहले हम लोग मेन वाइंडिंग पे कैसे काम करता है इस चीज को समझते हैं। तो इसमें आपका पहले डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी क्लियर होता है और इसमें आपको पता चल रहा है कि एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो इसी बेसिस पे हम लोग इसको कहते हैं कि जो मेरा सिंगल फेज मोटर है इसके अंदर क्या है, दो 3 फेज इंडक्शन मोटर एक तरीके से मर्ज्ड है। ठीक है, दो इंडक्शन मोटर क्या एक तरीके से अंदर में घुसा हुआ है, समझे, या फिर जुड़ा हुआ है। ओके, क्योंकि इसमें दो मैग्नेटिक फील्ड है ना, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड ns के स्पीड पे और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। उसके बाद जब आप ये समझ में आ जाएगा डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी से ये क्लियर हो जाएगा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में दो 3 फेज इंडक्शन मोटर एक तरीके से घुसे हुए रहते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग बनाते हैं इसका क्या, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। और इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम जब आप बनाएंगे भाई तो सीधी सी बात है, जैसे हम लोगों ने ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कैसे बनाया था, ये रेजिस्टेंस हो गया है ना, R1 हो गया, ये आपका JX1 हो गया, फिर कोर को हम लोगों ने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था, फिर सेकेंडरी साइड को भी हम लोगों ने इस तरीके से रेफर किया था, याद होगा आपको। तो भाई मेरे ये रेजिस्टेंस हो गया, रिएक्टेंस हो गया, इधर रोटर का इधर रेजिस्टेंस रिएक्टेंस, फिर आपका कोर का रेजिस्टेंस रिएक्टेंस। तो भाई ये जो पैरामीटर है सब इसको भी तो कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर यहाँ पे कोर को दिखा रहे हैं, कोर लॉस को आरसी से दिखा रहे तो आरसी का कुछ वैल्यू होगा 2 ओम 3 ओम 4 ओम, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम डिजाइन करने के बाद फिर हम लोग इसके पैरामीटर को फाइंड आउट करने के लिए इस पर टेस्ट करते हैं भाई। ठीक है, पैरामीटर का होता है क्या, जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा, रिएक्टेंस आएगा कोर का एक तरीके से, है ना। तो उसके लिए हम लोग 2 टेस्ट करते हैं, एक ब्लॉक रोटर टेस्ट और एक होता है आपका नो लोड टेस्ट। इससे हम लोग को पूरा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में जो पैरामीटर है रेजिस्टेंस और इंडक्टर वो पूरा वैल्यू मिल जाता है। उसके बाद हम लोग इसमें बात करेंगे और भी बहुत सारा इसमें पैरामीटर होता है भाई। ठीक है, टॉर्क एंगल ये सब सारा का सारा चीज बताया गया है। उसके बाद जैसे अभी ये जो MCQs है ना, क्वेश्चन नंबर 1 to 13, ये पहले तो आपका भाई पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन पे बेस्ड किया गया है। 3 फेज इंडक्शन मोटर और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में क्या क्या डिफरेंस होता है, वहीं से एक तरीके कॉन्सेप्ट एक तरीके से उठाया हुआ है। तो जब आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे भाई 250 रुपीज, तो इसी के अंदर मैंने आपको सिंगल फेज सप्लाई सिस्टम भी पढ़ाया हुआ है। तो सिंगल फेज सप्लाई सिस्टम जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो पावर हम लोग को मिलता है सिंगल फेज सिस्टम के अंदर वो भाई एक तरीके से यूनिफॉर्म नहीं है, वो कांस्टेंट नहीं है, वो कैसा है, वेरिएबल। कुछ इस तरीके का आपको पावर देखने को मिलेगा। आरएल सर्किट की बात करें तो यानी पावर कभी ज्यादा है, कभी कम है, कभी ज्यादा है, कभी कम है। ठीक है, तो सिंगल फेज में पावर यूनिफॉर्म नहीं होता है। तो पावर यूनिफॉर्म नहीं तो टॉर्क भी जो होता है आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। देख रहे हैं, टॉर्क कभी ज्यादा मिलेगा, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी कम, इस तरीके से आपको टॉर्क देखने को मिलता है। लेकिन मोटर एक तरीके से अच्छा खासा स्पीड पे घूम रहा है तो सीधी सी बात सोच अपना क्या है, इनर्शिया, फिर कहीं मोमेंटम है। तो आपको नेकेड आई से ये पता नहीं चलेगा कि शाफ्ट पे एक बार टॉर्क ज्यादा लग रहा है, कभी कम लग रहा है, कभी ज्यादा कभी कम, है ना। स्पीड ज्यादा भाई तो सीधी से मोमेंटम गेन करने के बाद मोमेंटम को चेंज करना काफी मुश्किल होता है ना। ठीक है, लेकिन क्योंकि पावर एक तरीके से पल्सेटिंग मिल रहा है तो टॉर्क भी पल्सेटिंग होता है, उसके चलते आपका जो शाफ्ट होगा वो वाइब्रेट करता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, यानी ये नॉइजी होता है एक तरीके से, काफी ज्यादा इसमें वाइब्रेशन और नॉइज देखने को मिलता है। वही 3 फेज की बात करें, 3 फेज में पावर आपका यूनिफॉर्म होता है, उसके साथ टॉर्क भी यूनिफॉर्म होता है, तो वो स्मूथ ऑपरेशन होता है, अच्छे तरीके से चलेगा वो। ओके, बेयरिंग ये सब खराब होने का ज्यादा चांसेस नहीं होता 3 फेज में, क्योंकि उसमें वाइब्रेशन कम है, नॉइज कम है। ओके, बिकॉज ऑफ पावर जो है आपका यूनिफॉर्म देखने को मिलता है। ये सब पढ़ने के बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ स्टार्ट। इसको सेल्फ स्टार्ट कैसे बनाया जाए, ये तो हम लोग को पता चल गया कि ये मेन वाइंडिंग पे एक तरीके से काम करेगा, अच्छे तरीके से काम करेगा, लेकिन भाई इसको सेल्फ स्टार्ट भी तो बनाना है। तो सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम लोग फिर पढ़ते हैं क्या, स्प्लिट फेज मेथड। यानी ये जो मेरा सिंगल फेज मोटर है इसको मैं क्या कर दूं, 2 फेज मोटर में कन्वर्ट कर दूं। तो 2 फेज मोटर में कन्वर्ट करने का हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर एक और वाइंडिंग डालते हैं जिसको हम लोग स्टार्टिंग वाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है भाई, और 2 फेज मोटर में हम लोग का एक और कंडीशन होता है। 2 फेज मोटर हम लोग बना क्यों रहे हैं, 2 फेज मोटर बनाने का मेन कॉन्सेप्ट होता है कि हम लोग यहाँ पे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर सकें। जैसे 3 फेज सिस्टम के अंदर 3 फेज सप्लाई जैसी ही दे रहे थे और वाइंडिंग के अंदर 120 डिग्री का फेज शिफ्ट और जो सप्लाई था उसके अंदर भी 120 डिग्री का फेज शिफ्ट, ये टर्म एंड कंडीशन होता तब जाकर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो रहा था। उसी तरीके से 2 फेज के अंदर अगर आपको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करना भाई, तो इसके लिए आपको क्या है कि जो दोनों वाइंडिंग रख रहा है, ये मान लेते हैं मेन वाइंडिंग है और ये मान लेते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, तो इनका भाई इनके बीच में 90 डिग्री का एक्सेस होना चाहिए, समझ में आया, 90 डिग्री का फेज शिफ्ट होना चाहिए जो सप्लाई दे रहे हैं उसके अंदर, और इनका जो फिजिकल एंगल होना चाहिए वो भी एक तरीके 90 डिग्री के अंदर होना चाहिए, तब जाके आपका रोटेटिंग
मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है। तो जो आप ये 13 लेक्चर्स पढ़ेंगे, अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, तो उसमें आपका ये भी बताएगा कि कैसे 2 फेज सिस्टम के अंदर आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है। तो सब कॉन्सेप्ट है भाई, एमसीक्यूज में आपको नहीं बता पाऊंगा ये सब। ओके, तो एक बार रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गया तो ओवरऑल आपका भाई स्टार्टिंग में ही तो चाहिए मेरे को रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। एक बार रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गया तो भाई रोटर के कंडक्टर के रिस्पेक्ट में वो फ्लक्स चेंज होगा, तो रोटर को पसंद नहीं आएगा, तो रोटर उस फ्लक्स को अपोज करने के लिए खुद से क्या करना लगेगा, दौड़ना स्टार्ट कर देगा, यानी रन करना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और मैंने आपको बताया कि ये जो सप्लाई आ रहा है, सप्लाई के अंदर भी 90 डिग्री का फेज शिफ्ट होना चाहिए, है ना। तो इस चीज को अचीव करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम दिखाऊं, मान लेते हैं मेरा मेन वाइंडिंग है, ठीक है, मेन वाइंडिंग है मेरा, तो इस वाइंडिंग के चलते एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, ये मान लेते आरएम दिखा देता हूं, और एक रिएक्टेंस देखने को मिलेगा, ये मान लेते भाई एक्सएम दिखा देता हूं, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे जो स्टार्टिंग वाइंडिंग या फिर जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, इसको हम लोग हमेशा पैरेलल में लगाते हैं भाई। पैरेलल में क्यों लगाते हैं, इसके पीछे भी रीजन होता है, सब चीज के पीछे रीजन है। ये मान लेते हैं मेरा इधर मेन वाइंडिंग हो गया, ये मेरा मान लेते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, ठीक है, या फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग इसी को बोल सकते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग है मेरा। और यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाता हूँ, एक प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे सेंट्रीफ्यूगल स्विच काम करता है उसके लिए मैं आपको वीडियो दूंगा, देखिए भाई। और यहाँ पे हम लोग का रोटर लगा हुआ रहता है, ठीक है, ये मेरा रोटर हो गया, और इधर से मान लेते मेरा सप्लाई जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से जो सप्लाई आ रहा है भाई, मेन करंट आ रहा है, ये जो मेरा मेन वाइंडिंग है, इसमें मैं क्या करता हूँ, इंडक्टिव रिएक्टेंस को ज़्यादा रखता हूँ, मीन्स एक्सएम जो है मेरा मच ग्रेटर देन है एज कंपेयर टू ये जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग के अंदर जो रेजिस्टेंस आपने लगाया है इसके मुकाबले, ठीक है, ठीक है। यानी मेन वाइंडिंग में मेरा इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा है, और ऑक्सिलरी वाइंडिंग फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग में हम लोग रेजिस्टेंस को एक तरीके से क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रख रहे हैं। तो देखिए होगा क्या कि इधर से जो करंट आ रहा है, जैसे आपने सिंगल फेज सप्लाई यहाँ से जोड़ा, तो इधर से जो करंट आएगा 2 पार्ट में टूटेगा, एक तो इधर आएगा करंट, इसको मान लेते हैं आईएम है भाई, और एक इधर जाएगा मान लेते हैं मेरा स्टार्टिंग, और स्टार्टिंग में सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्लोज होता है। तो अगर मैं इसका फेजर डायग्राम दिखाऊं, तो क्योंकि पैरेलल सर्किट है तो वोल्टेज क्या होगा, इस ब्रांच में और इस ब्रांच में दोनों में सेम होगा, तो वोल्टेज को मैं रेफरेंस ले रहा हूँ, मान लेते हैं V एंगल 0। अब मेरे को बताइए ये जो करंट है IM, ये IM क्योंकि भाई ये वाला जो ब्रांच है आपका मेन वाइंडिंग का, ये ज्यादा एक तरीके से इंडक्टिव नेचर का है, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला करंट जो IM ये मेन वोल्टेज से ज्यादा लैग करेगा, ये मान लेते हैं IM है, ये एक तरीके से थीटा एंगल लैग कर रहा है। लेकिन ये जो स्टार्टिंग करंट के स्टार्टिंग वाइंडिंग अंदर जो करंट आएगा भाई, क्योंकि रेजिस्टिव ब्रांच है, तो रेजिस्टिव ब्रांच क्या होता है आपका, वोल्टेज के फेज में रहता है अप्रोक्सीमेटली। तो ओवरऑल इसको मैं कह रहा हूँ कि वोल्टेज से लगभग फेज में है, ये मेरा स्टार्टिंग करंट हो गया। तो ओवरऑल ये स्टार्टिंग करंट है, ये मेरा मेन वाइंडिंग का करंट है, तो ओवरऑल इनके बीच में एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है। थीटा कितने के बीच में लाई करता है, 30 to 35 या फिर 35 डिग्री के बीच में आपका लाई करता है, इतना का फेज शिफ्ट चलता है एक तरीके से, ठीक है। और ये फेज शिफ्ट इनफ होता है क्योंकि इसके चलते एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। पहले ये मान लेते ये बन रहा है, फिर ये बन रहा है ना, ऐसे तो पहले ये बनेगा क्योंकि लैग कर रहा है, ये बनेगा पहले मैग्नेटिक फील्ड, फिर कुछ समय के बाद ये आएगा एक तरीके से। और 3 फेज के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जिसमें आपका मैक्सिमम आता है वही एक तरीके से ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड को डिसाइड करता है। तो पहले इसमें मैक्सिमम आएगा तो ओवरऑल फ्लक्स ऐसे मान लेते हैं इस डायरेक्शन में, फिर कुछ समय के बाद यानी थीटा डिग्री के बाद आपका इसमें आएगा तो फ्लक्स आपका ऐसे आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपका एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है, और एक बार रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गया तो आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रोटर एक तरीके से घूमना स्टार्ट कर देगा भाई। तो क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे सिंगल फेज को 2 फेज में एक तरीके से कन्वर्ट कर दिया भाई, इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये मेरा स्प्लिट फेज मेथड यूज किया जाता है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करने के लिए कि दोनों करंट के अंदर, दोनों वाइंडिंग के अंदर जो करंट आ रहा है, दोनों करंट के अंदर क्या होना चाहिए, फेज शिफ्ट होना चाहिए भाई। कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। क्योंकि हम लोग अगर टॉर्क की बात करें तो जो टॉर्क होता है ये हम लोग को पता है स्टेटर का भाई, टॉर्क 2 तरीका पढ़ाता है, एक होता है इंट्रैक्शन टॉर्क और एक होता है रिलक्टेंस टॉर्क। तो इंट्रैक्शन टॉर्क मैंने आपको बताया था कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड, स्टेटर में जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो, रोटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो, दोनों एक दूसरे से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। ये स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मान लो रोटर का मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और इनके बीच में जो एंगल होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये होता है साइन डेल्टा, समझ में आया। तो ओवरऑल भाई ये जो थीटा है ना, इस थीटा को हम लोग डेल बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड इसके चलते बनेगा और ये रोटर का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसके बीच में एंगल जो, ठीक है। और ये साइन में तो सीधी सी बात है, डेल्टा का एंगल 90 होगा, तो ओवरऑल में को मैक्सिमम टॉर्क यहाँ पे देखने को मिलेगा।
तो ओवरऑल मैं आपको यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ, बाकी ये कॉन्सेप्ट है। तो जब आप सेल्फ स्टार्ट इसको बनाने का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो किस तरीके से इसको सेल्फ स्टार्ट बनाया जा रहा है उसी बेसिस पे इसका टाइप्स रहता है। सबसे पहला हो गया स्प्लिट फेज में, सबसे पहला रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस लगा करके, जैसे हम लोगों ने देखा ना स्टार्टिंग वाइंडिंग में रेजिस्टेंस लगाया था एक्स्ट्रा ताकि रेजिस्टिव ब्रांच बन जाए, तो रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर हो गया। दूसरा हो जाए कैपेसिटर लगा देंगे, ठीक है, तो कैपेसिटर यहाँ पे लगा देंगे। कैपेसिटर लगते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा जैसे इस वाले ब्रांच में मेरा क्या है, करंट एक तरीके से लैग कर रहा है, ठीक है, ये ऐसे आ रहा है, लेकिन इसमें कैपेसिटेंस लगा दिया तो मान लेते हैं भाई कैपेसिटी यानी एक्सी का वैल्यू लार्ज है, एक्सी का वैल्यू लार्ज है, ओवरऑल मान लेते हैं कैपेसिटिव सर्किट है। कैपेसिटिव सर्किट में क्या होगा, ये करंट ऑफ फेज बना के क्या हो, ये कुछ ना कुछ लीड कर जाएगा इस वोल्टेज से, ठीक है। तो ओवरऑल इनके बीच में जो एंगल है ये बढ़ गया ना, समझ गया बात को, एंगल बढ़ गया तो ओवरऑल क्या हो जाएगा मेरा, देख रहे हैं टॉर्क जो है डायरेक्टली साइन डेल्टा के ऊपर, डेल्टा बढ़ गया, लोड एंगल जिसको बोलते हैं, डेल्टा बढ़ गया तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, टॉर्क मेरा बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में क्या होता है, टॉर्क ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रेजिस्टेंस स्टार्ट वाले मेथड से। उसका फिर होता है कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर, यानी स्टार्टिंग टाइम में कैपेसिटर लगा रहेगा और रनिंग टाइम में आपका वो तो हमेशा परमानेंट लगा ही रहेगा, ठीक है भाई। उसका फिर हम लोग का जो फैन होता है परमानेंट कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है, फिर रन मोटर, ओके। तो ये हो गया आपका, फिर इसी में शेडेड पोल मोटर आ जाएगा, यूनिवर्सल मोटर आ जाएगा। इतना आपको यहाँ पे सिंगल फेज मोटर में पढ़ना होता है। उसका फिर हम लोग जब आप सिंक्रोनस मोटर में आएंगे तो उसमें रिलक्टेंस मोटर हो गया, हिस्टेरेसिस मोटर हो गया, सर्वो मोटर हो गया, यही सब है भाई आपका पूरा का पूरा सिंगल फेज मोटर। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 को, और क्योंकि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन 3 फेज और सिंगल फेज के अंदर डिफरेंस को एक तरीके से लेकर के डिजाइन किया गया है, तो सबसे पहले भाई मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। हम लोगों ने ऑलरेडी देखा, इधर मान लेते हैं सिंगल फेज सप्लाई है, पहले सप्लाई सिस्टम पहले पढ़ना पड़ेगा आपको। इधर मान लेते हैं 3 फेज सप्लाई है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी बेसिक इलेक्ट्रिकल में एमसीक्यूज करवा लिया है, पूरा कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया था, सिंगल फेज 3 फेज है ना, एसी सीरीज सर्किट, एसी पैरेलल सर्किट, सब हम लोगों ने पढ़ लिया भाई, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक ये इंडक्शन मोटर है, कोई भी लोड आ रहा है, लोड है भाई, इसमें मान लेते हैं मैंने एक सिंगल फेज सप्लाई दिया, ठीक है, तो यहाँ से करंट आएगा, ये मेरा इंस्टेंटेनियस करंट होगा, यहाँ से जो वोल्टेज आएगा ये भी मेरा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होगा, सही बात है। तो ओवरऑल यहाँ पे लोड के पास जो पावर आएगा, ये पावर क्या होगा, ये भी इंस्टेंटेनियस पावर होगा। ये क्या होगा आपका आई टी, मान लेते हैं आई एम साइन ओमेगा टी प्लस, मान लेते हैं कुछ थीटा एंगल से लैग कर रहा है, माइनस थीटा एंगल लैग करता इनटू, क्योंकि इंस्टेंटेनियस पावर है भाई, तो वोल्टेज इनटू करंट का ही तो प्रोडक्ट होता है, समझ गए। तो वोल्टेज मैंने करंट लिख दिया, वोल्टेज का क्या हो, वी एम साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी मान लेते हैं प्लस अल्फा एंगल, कुछ भी एंगल हो सकता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल जो आपका इंस्टेंटेनियस पावर देखने को मिलेगा, इसमें क्या देखने को मिलेगा, एक होगा आपका वी एम आई एम डिवाइडेड बाई 2, एक होता है यहाँ पे कॉस थीटा भी माइनस थीटा, यानी ओवरऑल ये पावर फैक्टर होता है भाई, ठीक है, माइनस वी एम आई एम डिवाइडेड 2, और यहाँ पे क्या होगा कॉस 2 ओमेगा टी, यानी डबल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है। तो ओवरऑल ये मेरा एक कांस्टेंट पावर होता है, ठीक है, एक कांस्टेंट पावर देखने को मिलता है, मान लो टाइम है, तो ये भाई ये जो कंपोनेंट है मेरे को कांस्टेंट पावर दे रहा है एक तरीके से, ठीक है। और एक आपका इसी के अंदर माइनस, ठीक है, यहाँ पे एक वेरिएबल कंपोनेंट होता है, वेरिएबल कंपोनेंट होता है कुछ इस तरीके से वेरी करेगा, फ्लक्चुएट करते रहता है, ठीक है। तो ओवरऑल दोनों का अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो ओवरऑल मेरे को यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस पावर देखने को मिलेगा ये वेरिएबल देखने को मिलता है, समझ में आया। या फिर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे भी दिखा सकते हैं कि मान लेते हैं मेरा वोल्टेज का मैं रेफरेंस ले रहा हूँ, तो ये मेरा साइनसॉइडल वोल्टेज है, हो गया इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, ठीक है भाई, और करंट मान लेते हैं कुछ लीड कर रहा है, तो कुछ इस तरीके मान लेते हैं मेरा करंट है, तो ओवरऑल वोल्टेज यानी इंस्टेंटेनियस करंट और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को मल्टीप्लाई करें तो पावर भी मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस पावर, तो 0 पे यानी पावर मेरा यहीं से स्टार्ट होगा। तो पावर भी एक तरीके से इसी तरीके से क्या होता है भाई, फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। तो सिंगल फेज में आपका जो पावर है वो फ्लक्चुएट करता है, 3 फेज में आपका पावर जो होता है यूनिफॉर्म होता है। इस चीज को आपको दिमाग में घुसा लेना भाई। अब पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बाकी जो हम लोग को कॉन्सेप्ट का नीड होगा क्वेश्चन के हिसाब से हम वहां पे मैनेज करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है, उसमें लोग कौन सा रोटर एक तरीके से यूज करते हैं सबसे ज्यादा। तो भाई देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा, वहां पे मैंने आपको बताया था कि 3 फेज में 2 तरीके का रोटर यूज होता है, एक हो गया आपका स्क्वायरल केज, ठीक है, और एक हो गया आपका वाउंड, या फिर इसी को हम लोग क्योंकि इसको स्लिप लगा रहे थे ताकि एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस एक तरीके ऐड कर सकें, है ना, तो स्लिप रिंग रोटर होता है। रोटर के कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे आपका क्या था, एक स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर था और एक आपका वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर था, फिर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर था।
हम लोग को पता है स्क्वायरल केज क्या था, लो स्टार्टिंग टॉर्क था इसका, फिर इसका जो टॉर्क होता है लो होता है भाई, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग फिर से क्या कर रहे थे, स्टार्टिंग टॉर्क को इंप्रूव करने के लिए रोटर के अंदर हम लोगों ने मॉडिफिकेशन किया था, डीप बार रोटर यूज किया था और डबल स्क्वायरल केज बनाया था एक तरीके से रोटर के अंदर। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की अगर बात करें भाई, तो ये 5 किलोवाट तक, ठीक है, अप टू 5 किलोवाट तक ही हम लोग डिजाइन करते हैं। तो जो पावर रेटिंग है 5 किलोवाट, ये काफी छोटा है एक तरीके से। तो अगर आप एचपी में कन्वर्ट करें तो एचपी कहने का मतलब क्या, 746, ठीक है, 746 वॉट इक्वल टू होता है 1 एचपी। तो 5000 निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा आपका, इतना वॉट पे इतना, तो ये हो जाएगा 1 एचपी डिवाइडेड बाय 746 गुना हो जाएगा आपका 5000 वॉट, ठीक है। तो वॉट से वॉट खत्म हो जाएगा, तो सॉल्व बोले ओवरऑल आपका इतना एचपी तक का ही मोटर एक तरीके से सिंगल फेज डिजाइन करते हैं। तो सिंगल फेज जो है ना भाई आपका लो पावर रेटिंग मोटर होता है, और क्योंकि पावर ही एक तरीके से कम है तो जो टॉर्क बनेगा शाफ्ट पे वो भी कम होगा, क्योंकि टॉर्क का मैंने आपको ऑलरेडी फार्मूला बताया, जैसे पावर इक्वलिटी क्या होता है, टॉर्क इनटू स्पीड। तो ओवरऑल टॉर्क की अगर बात है, टॉर्क इक्वलिटी पावर डिवाइडेड बाय स्पीड। तो भाई इसका पावर रेटिंग एक तरीके से स्मॉल है, तो ओवरऑल स्पीड से डिवाइड करें तो ओवरऑल टॉर्क भी एक तरीके से क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लो टॉर्क वाले मोटर होते हैं, यानी इससे आप हैवी काम नहीं करवा सकते हैं। इसको हम लोग कहाँ यूज करेंगे, सिंगल फेज कहाँ यूज हो रहा है, पंखा में यूज होता है, कूलर के मोटर में यूज होता है, या फिर कहिए आपका जो समरसेबल पंप है वहां पे यूज होता है, वॉशिंग मशीन में यूज होता है, फ्रिज में यूज होता है, एसी में यूज होता है। तो ये सब जो है भाई ये क्या है, लो पावर रेटिंग एक तरीके से एप्लियंस है। तो हम लोग को पता है कि लो पावर हम लोग को ज्यादा चाहिए जहां चाहिए, फिर लो टॉर्क जहां पे चाहिए वहां पे हम लोग स्क्वायरल केज एक तरीके से यूज करेंगे। और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जितना होता है उसमें ज्यादातर 95% में हम लोग क्या यूज करते हैं, स्क्वायरल केज ही यूज करते हैं। और स्क्वायरल केज ही क्यों यूज कर रहे हैं, तो स्क्वायरल केज का जो कंस्ट्रक्शन होता है भाई ये काफी रिलायबल होता है, मींस काफी टिकाऊ होता है। अगर आप इसके कंस्ट्रक्शन को देखें तो ये बनाना काफी ईजी होता है, समझ गए, एज कम्पेयर टू जो वाउंड रोटर है उसमें देख रहे हैं स्टेटर में जैसे स्लॉट कटे होते हैं वैसे रोटर में भी काटना होता है, फिर वाइंडिंग करना होता है, समझ गए, फिर इंसुलेशन चढ़ाना पड़ेगा, फिर स्लिप रिंग लगाना पड़ेगा, ब्रश लगाना पड़ेगा, तो उसमें बहुत सारा तामझाम है। स्क्वायरल केज क्या है आपका, काफी सिंपल कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन सिंपल है तो सीधी सी बात है इसका जो लेबर कॉस्ट होगा वो भी एक तरीके कम हो जाएगा। और क्योंकि इसमें भाई आपने क्या किया हुआ है, एक तरीके से मोटा मोटा एक तरीके से रोटर के ऊपर बार डाल रखा, तो जल्दी खराब नहीं होता है एक तरीके से, ठीक है। इसीलिए हम लोग सिंगल फेज, कूलर का मोटर कभी खोलिएगा ना उसमें आप रोटर देखिए, रोटर जल्दी खराब नहीं होता आपका, ज्यादातर क्या होगा जो वाइंडिंग किया हुआ स्टेटर के ऊपर वही एक तरीके से जलता है, रोटर कभी भी आपका खराब नहीं होगा। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या है, काफी रोबस्ट कंस्ट्रक्शन होता है भाई। क्यों है, क्योंकि इसमें हम लोग जो रोटर यूज करते हैं स्क्वायरल केज वाला यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, फॉर द सेम रेटिंग, काफी इंपॉर्टेंट है, सेम रेटिंग आपको हमेशा दिमाग में रखना है। सेम रेटिंग कहने का मतलब क्या भाई, कि मान लेते हैं इधर मेरा 5 किलोवाट का एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है और एक इधर मेरा 5 किलोवाट का 3 फेज इंडक्शन मोटर है, समझ में आया। द साइज ऑफ अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज अबाउट टू दैट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो 1.5 गुना आपका ज्यादा साइज बढ़ जाता है, किसका, सिंगल फेज का। क्यों, तो इसके पीछे का रीजन है, देखें हम लोग को पता है 3 फेज के अंदर जो 5 किलोवाट का जो पावर जनरेट हो रहा होगा भाई, इसके लिए हम लोगों ने 3 फेज के थ्रू करंट दिया होगा, यानी जो भी करंट खींच रहा होगा वो तीनों वायर में RYB में इक्वल एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होकर के मोटर वाइंडिंग के अंदर जा रहा होगा। और वो इलेक्ट्रिकल पावर क्या हो रहा है, एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट होगा, फिर वो मैकेनिकल पावर में एक तरीके से कन्वर्ट हो जा रहा है। लेकिन सिंगल फेज की अगर बात करें भाई, तो सिंगल फेज में आप देख रहे हैं कि 5 किलोवाट अगर मोटर को एक तरीके पावर जनरेट करना है मैकेनिकल में, तो वो मैकेनिकल में तो क्या है, 5 किलोवाट को क्या कर दीजिए आप एचपी में कन्वर्ट कर दीजिए एक तरीके से, ठीक है, तो अब आपको ज्यादा बेटर आइडिया लगेगा। तो भाई आप देख रहे हैं कि जो भी 5 किलोवाट का पावर एक तरह जनरेट करना है, तो भाई इसके लिए आपके पास सिर्फ 2 ही तार है, समझ रहे बात को, एक से करंट आएगा, एक से वापस से रिटर्न होकर के जाएगा। केसीएल क्या बोलता है, जितना करंट आएगा उतना वापस भी जाएगा, तो एक से तो करंट आ रहा है। तो भाई मेरे को एक चीज बताइए, यहाँ पे सिर्फ 2 ही वायर है, तो एक वायर में मतलब एक से करंट आएगा, एक से करंट वापस रिटर्न हो जाएगा। तो मेरे को बताइए इतना पावर एक जनरेट करने के लिए इस वायर के अंदर ज्यादा करंट मेरे को भेजना पड़ेगा एज कम्पेयर टू जो आपका 3 फेज है। इसमें क्या है, अगर मान लेते 10 एम्पियर चाहिए तो 10 एम्पियर क्या है, तीनों पार्ट में डिवाइड हो रहा है, समझ रहे बात को, मान लेते 12 एम्पियर, तो 3 पार्ट में तो क्या हर एक फेज में 4-4 एम्पियर एक तरीके जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं भाई कि 12 एम्पियर को फ्लो करवाने के लिए मेरे पास एक ही तार है, समझ में बात को, तो इसी से होकर के जाएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ, इतना हैवी करंट को एक तरह फ्लो करवाने के लिए मेरे को मोटा तार यूज करना पड़ेगा। मोटा तार यूज करने का मतलब क्या है, एक तरीके से आपका जो स्टेटर के अंदर स्लॉट्स होंगे वो मोटा मोटा बनाना पड़ेगा आपको,
मतलब कॉपर एक तरीके ज़्यादा यूटिलाइज होगा भाई, इस चीज़ को समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। सो और क्योंकि ये मोटा तार यूज़ कर रहे हैं और क्योंकि मेरे को 5 किलोवाट एक पावर कैसे जनरेट होता है बताइए, जो इलेक्ट्रिकल पावर आपने दिया भाई वो पहले मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट होगा, और मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है बताइए, फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स इक्वल टू क्या है, एमएमएफ डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। एमएमएफ क्या है, एन आई अपॉन रिलक्टेंस, देख रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड कर रहा है। तो ओवरऑल इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स लपेटेंगे वो भी आपको ज्यादा एक तरीके लपेटना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा लपेट देंगे ओवरऑल क्या हो जाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा एज कम्पेयर टू 3 फेज के मुकाबले। और इसके अंदर क्या है कि जो पावर आ रहा है ये नॉन यूनिफॉर्म है। अब सीधी सी बात है, पावर नॉन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब क्या हुआ, इतना हैवी मोटर मतलब सेम रेटिंग का पावर एक तरीके डिजाइन करना भाई दोनों के लिए, सिंगल फेज हो या फिर 3 फेज हो, तो इसमें आपको ज्यादा एक तरीके से क्या करना पड़ेगा, ध्यान से बनाना पड़ेगा ताकि इसमें मैकेनिकल बैलेंस बना हुआ रहे। तो वही है, साइज आपका यहाँ पे बड़ा हो, बहुत सारा फैक्टर होता है भाई, ये सोचने वाली चीज है, एक बार समझ लेंगे पढ़ लेंगे तो इसमें ऐसे ही आप सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, फॉर द सेम रेटिंग, फिर से सेम रेटिंग पे आ गया, द पावर फैक्टर ऑफ अ सिंगल फेज मोटर इज दैट ऑफ द 3 फेज इंडक्शन मोटर। देखिए होता क्या है भाई, अगर मैं यहाँ पे सिंगल फेज को समझाऊं तो सिंगल फेज में मैंने आपको बताया है कि 2 मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी के हिसाब से, जब मोटर मेन वाइंडिंग पे रन कर रहा है उस समय का मैं आपको समझा रहा हूँ, स्टार्टिंग वाला नहीं समझा रहा हूँ। तो एक तो हो गया मेरा फॉरवर्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और एक हो गया मान लेते हैं बैकवर्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो होता क्या है कि मान लेते हैं इसको ऐसे मैं दिखाता हूँ, ये हो गया मेरा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का रोटर, सॉरी स्टेटर, और इसमें एक मान लेते हैं इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है, इसको मैं फॉरवर्ड बोल देता हूं, और एक आपका इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है जिसको मैं बैकवर्ड बोल दे रहा हूं भाई, ठीक है। अब यहाँ पे जो रोटर है, ये रोटर क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में घूमेगा ना, या तो क्लॉकवाइज घूमेगा फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो मान लेते हैं रोटर जो है मेरा भाई घूम रहा है एक तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, ये घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो ओवरऑल अभी हम लोग सिर्फ इस वाले फील्ड को कंसीडर कर रहे हैं, फॉरवर्ड वाले को, बैकवर्ड वाले को भूल जाइए। तो ओवरऑल ये 3 फेज इंडक्शन मोटर की तरफ एक तरीके काम करेगा। तो हम लोग पता मान लेते हैं जो एनएस है ये 1000 आरपीएम पे घूम रहा है, ठीक है, और एनआर मान लेते हैं भाई ये एक तरीके से 950 आरपीएम पे घूम रहा है। तो ओवरऑल मेरे को पता है कि रेटेड आरपीएम पे इस फॉरवर्ड फील्ड के चलते इसके रोटर के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है किस पे डिपेंड करता है, एस इंटू एफ एस इक्वल टू एफ आर होता है ना। तो क्योंकि मेरा भाई यहाँ से स्लिप निकालेंगे तो स्लिप इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50/1000 है ना, 1 0 नहीं 1/20, 1/20 का ना होता है कितना, 0.05। तो स्लिप मेरा बहुत कम है, स्लिप कम हो गया तो सीधी सी, और रोटर के अंदर जो फ्रीक्वेंसी आ रही है भी एक तरीके से कम आएगा, और रोटर के अंदर फ्रीक्वेंसी कम हो गया तो सीधी सी बात है भाई ये ओवरऑल आप कह सकते हैं डीसी सर्किट की तरह बिहेव करेगा। या फिर कहिए रोटर के अंदर फ्रीक्वेंसी बहुत कम है तो ओवरऑल इसके चलते जो रोटर का रिएक्टेंस आएगा ये भी स्लिप पे डिपेंड करता है, ये भी क्या होगा, बहुत कम देखने को मिलेगा। यानी रोटर जो है इंडक्टिव नेचर का जो बिहेवियर होगा बहुत कम होगा भाई। क्लियर हो गया, यानी ओवरऑल रेजिस्टिव नेचर से बिहेव करेगा, फिर डीसी सर्किट तरह एज्यूम कर सकते हैं आप। कब, जब आपने फॉरवर्ड फील्ड को कंसीडर किया है। अब सेकंड केस में हम लोग आते हैं बैकवर्ड फील्ड को अगर कंसीडर करें तो आप देख रहे हैं कि रोटर तो मेरा इस डायरेक्शन में घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं, रोटर भाई मेरा ओवरऑल इस डायरेक्शन में घूम रहा है, लेकिन इस बार मैं क्या कर रहा हूं, इस बैकवर्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को एक तरीके से लेकर के चल रहा हूं। तो होगा क्या, क्योंकि रोटर इस डायरेक्शन में घूम रहा है और एनएस इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है, तो यहाँ पे जो स्लिप आएगा, स्लिप इक्वल टू क्या होता है, एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस, ठीक है। तो दोनों के लिए रोटर का जो स्पीड है वो तो सेम है, मतलब जो डायरेक्शन है जो आपने फर्स्ट केस में लिया वही है, सेकंड केस में वही है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं स्टेटर का जो मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड है वो अपोजिट है, यानी यहाँ पे एनएस मेरे को माइनस में लेना पड़ेगा, माइनस, और ये हो जाएगा एनआर अपॉन एनएस। तो और यहाँ पे जो स्लिप निकाली गई है 2 -s आता है भाई, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बैकवर्ड के चलते जो आपका स्लिप आएगा वो 2 -s होता है, जहाँ पे एस क्या है, ये फॉरवर्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के चलते जो स्लिप आया है वो। तो ओवरऑल जो स्लिप का वैल्यू होता है 2 -s मान लेते हैं, यहाँ पे जो एस आया है 50 हर्ट्ज के हिसाब से 0.05 है ना भाई। रोटर फ्रीक्वेंसी कितना आएगा बताइए, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालिए ना, एस कितना है 0.05 इंटू एफ एस मान लेते 50 हर्ट्ज पे आप ऑपरेट कर रहे हैं। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा यानी 2, और ये हो जाएगा यानी 2.5 हर्ट्ज आया था, ठीक है। कब, जब आपने फॉरवर्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड लेकर के चला। अब जब बैकवर्ड लेके चलेंगे तो आप स्लिप कितना है 2 -s, ठीक है, और एस का वैल्यू कितना है 0.05। तो यहाँ पे जो आप रोटर का फ्रीक्वेंसी निकालेंगे क्या होता है, एस इंटू आपका एफ एस। तो एस का वैल्यू कितना है 2 माइनस एस का वैल्यू 0.05 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पे जब आप फ्रीक्वेंसी निकालेंगे भाई, थोड़ा कैलसी कर लेते हैं यहाँ पे,
देखिए यहाँ पे सॉल्व भी कर लेता हूँ। 2.00.05, 10 में से 5 गया, 5 बचेगा, ये 9 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 1, यानी हो जाएगा 1.95 इंटू 50। इसको 100 कर लेते हैं नीचे, 2 बार में चला जाएगा, 195 को आधा कर लीजिए, यानी कितना हो जाएगा आपका ये, मतलब ओवरऑल मान के चलिए भाई 100 हर्ट्ज आएगा। तो आप देख रहे हैं कि जब आप बैकवर्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू रोटर, तो यहाँ पे स्लिप जो है कितना आ गया 2-s, उस हिसाब से रोटर फ्रीक्वेंसी जब आपने निकाला तो 100 हर्ट्ज आ गया। और 100 हर्ट्ज मतलब क्या, बहुत हैवी फ्रीक्वेंसी है रोटर के अंदर भाई। इसके अंदर जो EMF इंड्यूस्ड हुआ बैकवर्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के चलते, इसका जो फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे जो इंडक्टिव रिएक्टेंस देखने को मिले, लार्ज देखने को मिले, इसके चलते जो आपका ओवरऑल जो पावर फैक्टर होगा वो काफी पुअर हो जाएगा। एक तो ये मेथड हो गया, बिल्कुल ओपन करके मैंने आपको समझाया। एक और मेथड होता है भाई, लेकिन वही अगर आप 3 फेज की बात करें, 3 फेज में आपका बैकवर्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता भाई, ठीक है। इसीलिए वहां पे क्या है, एक तरीके से पावर फैक्टर आपका अच्छा होता है एज कंपेयर टू सिंगल फेज, क्योंकि इसमें 2-2 फील्ड को हम लोग कंसीडर करके चलना होता है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं भाई। इसके लिए मैं डायरेक्ट आता हूं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 काफी कॉन्सेप्चुअल है, देखिए क्या बोल रहा है। ज्यादातर जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है कितने पोल के मशीन्स होते हैं, तो ज्यादातर हम लोग 4 पोल पे डिजाइन करते हैं भाई। 4 पोल पे क्यों डिजाइन करते हैं ये पहले समझा दूंगा, उसके बाद इसी में ये भी समझा दूंगा कैसे पावर फैक्टर एक तरीके से आपका हम लोग का डिपेंड करता है। पावर फैक्टर कैसे एक तरीके से सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का पूरा होता है। देखिए मैं यहाँ पे एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको थीटा इलेक्ट्रिकल डिग्री एंड थीटा मैकेनिकल डिग्री का कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे 2 पोल लेकर के चल रहा हूँ, तो 2 पोल में आपको पता है भाई, मान लेते हैं स्टेटर में यहाँ पे नॉर्थ है या साउथ है, और 3 फेज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 3 फेज यानी इसमें 3 फेज सप्लाई दिया तो NS 2 पोल बना, नॉर्थ एंड साउथ, और ये घूमना स्टार्ट कर दिया। तो भाई 2 पोल जब आप लेके चलेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि 2 पोल में जो थीटा इलेक्ट्रिकल और थीटा मैकेनिकल जो होता है ये आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। यानी 1 रिवॉल्यूशन के लिए दोनों का वैल्यू 360 डिग्री होगा। तो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे देखें, इस नॉर्थ से साउथ के बीच का डिस्टेंस देखें भाई, क्योंकि आधा डिस्टेंस का मतलब नॉर्थ से साउथ के बीच में जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, इलेक्ट्रिकल डिग्री की बात करें फिर मैकेनिकल डिग्री की बात करें, दोनों के लिए कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। और यहाँ पे मैकेनिकल डिग्री का मतलब होता है फिजिकल एंगल, रियल लाइफ में दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो मैकेनिकल भी अगर आप देखें, यहाँ पे नॉर्थ से साउथ पे जाना हो तो कितना घूमना पड़ेगा, 180 डिग्री घूमना पड़ेगा आपको, समझ रहे, तब जाके आप नॉर्थ से साउथ पे पहुंचेंगे। और वही अगर मैं यहाँ पे 4 पोल की बात करूं, 4 पोल, तो 4 पोल में क्या होता है भाई, 4 पोल में क्या होगा, ये मान लेते हैं भाई आपका 3 फेज सप्लाई, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो नॉर्थ से साउथ यानी 2 एडजेसेंट पोल के बीच में जो डिस्टेंस होगा, कौन सा डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस, यानी मैकेनिकल डिग्री की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल डिग्री तो आपका हमेशा 180 होगा ही होगा, ठीक है। यहां से यहां तक की बात करें तो अब ये सिर्फ और सिर्फ कितना 90 डिग्री ही देखने को मिलेगा। यानी नंबर ऑफ पोल्स जब आप बढ़ा देते हैं भाई, तो 2 एडजेसेंट पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है, एक्चुअल डिस्टेंस जो होता है, ये कमते चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री, 6 पोल बढ़ा देंगे तो और कम हो जाएगा, 8 पोल और कम हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए हम लोग को पता है कि यहां पे जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो रहा होगा, इसका अगर स्पीड देखें N = क्या 120F/P, और हम लोग ये सब किस पे बात कर रहे हैं, ये एसिंक्रोनस मशीन चल रहा है, मींस इंडक्शन मशीन की बात कर रहे हैं भाई, फिर चाहे 3 फेज हो या फिर सिंगल फेज हो। तो हम लोग को पता है जो सिंक्रोनस स्पीड है जिसपे आपका स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है, और ये जो पोल है ये इनवर्सली रिलेशन है, यानी पोल को बढ़ा देंगे तो NS कम जाएगा, और NS कम जाएगा तो सीधी सी बात है NR भी आपका क्या होता है, NS के नीचे में ही घूमता है ना। NS अगर 1000 है तो भाई NR आपका 1000 के अंदर में ही घूमेगा, ऐसा थोड़ा ना कि NR आपका 2000 RPM पे घूमने लगेगा, समझ रहे हैं इस चीज को। यानी पोल को अगर आपने बढ़ा दिया तो NS घट जाएगा तो आपका ओवरऑल रोटर का स्पीड भी घट जाता है, समझ में आया बात को। तो देखिए हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को 2 पोल का ना डिजाइन करके 4 पोल का ही क्यों करते हैं, इसके पीछे का रीजन समझिए। अगर मैं यहाँ पे रोटर डालूं, यहाँ पे अगर मैं रोटर डाल दूं भाई इस तरीके का, और इस तरीके से कंडक्टर दिखा देता हूं मैं, और एक रोटर मैं यहां पे डाल देता हूं, इसमें आपका इस तरीके का कंडक्टर दिखा दिया। तो हम लोग को पता है कि जितना स्टेटर पे पोल बनेगा उतना रोटर पे भी पोल बनता है ना। और हम लोग को पता है कि स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड आगे आगे भागता है, रोटर का मैग्नेटिक फील्ड पीछे पीछे भागता है, और दोनों का स्पीड जो होता है सेम होता है। ऑलरेडी मैंने आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर में वर्किंग प्रिंसिपल समझाया था, लोड एंगल का भी कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको। तो समझिए अगर मैं रोटर का दिखाऊं
ठीक है, मान लेते हैं इस तरीके से इस डायरेक्शन में घूम रहा है, यानी इसको मैं रेफरेंस लेके चल रहा हूँ, मतलब ये आगे भाग रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं इसका नॉर्थ बना रहा हूँ, फिर 90 डिग्री के बाद इसका साउथ बना रहा हूँ, फिर इधर नॉर्थ होगा, फिर इधर मेरा साउथ होगा। ये मैंने रोटर के अंदर का इंड्यूस्ड पोल दिखा दिया भाई, नॉर्थ साउथ। तो ये स्टेटर का साउथ पोल आगे भाग रहा है, रोटर का आपका पीछे पीछे भाग रहा है, दोनों का जो स्पीड होता है वो सेम होता है, ठीक है। स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड और रोटर का दोनों का सेम होता है भाई, ठीक है। तभी तो मेरा लोड एंगल यानी दोनों स्टेटर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो है वो कांस्टेंट रहेगा, जिसको डेल्टा बोलते हैं, ये कांस्टेंट रहता है इनके बीच का एंगल। देखिए होगा क्या इन दोनों के बीच में भाई, या फिर ऐसा समझिए ना, दो पोल में भाई नॉर्थ से साउथ के बीच में इतना ज़्यादा एक तरीके डिस्टेंस था, यानी ये पूरा एयर गैप देखने को मिलता है यहाँ पे, समझ में आ रहा है। इतना दूरी तक, इतने वाले रीजन में क्या है, नॉर्थ से साउथ के बीच में एक तरीके से एयर गैप देखने को मिल रहा है। लेकिन साउथ यानी 4 पोल की अगर देखें तो 4 पोल में देख रहे हैं नॉर्थ से साउथ के बीच में सिर्फ इतना ही एक तरीके से एयर गैप देखने को मिलता है, क्योंकि उसके बाद क्या हो रहा है, आपका दूसरा पोल एक तरीके से स्टार्ट हो जा रहा है, फिर उसके बगल में एक और पोल एक तरीके से आ जा रहा है, ठीक है। तो देखिए क्योंकि यहाँ पे एयर गैप कम हो जा रहा है दो एडजेसेंट पोल के बीच में, नंबर ऑफ पोल बढ़ा देने से, तो हम लोग को पता है भाई, जैसे मैंने आपको ट्रांसफार्मर में बताया था कि ट्रांसफार्मर का जो पावर फैक्टर होता है वो अच्छा होता है एज कम्पेयर टू 3 फेज इंडक्शन मोटर के मुकाबले। क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी में जो फ्लक्स सेटअप हुआ था भाई, ये सेकेंडरी के साथ कैसे लिंक हो रहा था, आपने यहाँ पे एक फेरोमैग्नेटिक पाथ एक तरीके से प्रोवाइड किया होता है, क्योंकि लोअर इलेक्ट्रॉन्स पाथ प्रोवाइड किया हुआ था, तो ओवरऑल आपका प्राइमरी का फ्लक्स सेकेंडरी तक इजिली पहुंच जा रहा था, है ना। और क्योंकि लोअर रिलक्टेंस पाथ दिया हुआ है, तो लोअर रिलक्टेंस पाथ में अगर आपको फ्लक्स अच्छा खासा मेंटेन करना है, फिर बनाना है, तो आपको कम मैग्नेटिक फील्ड में यानी कम मैग्नेटाइजिंग करंट में क्या हो जाएगा, ये फ्लक्स अच्छा खासा बन जाता है। लेकिन इंडक्शन मशीन में क्या था, एयर गैप आ जा रहा था स्टेटर और रोटर के बीच में, तो स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड रोटर यानी सेकेंडरी वाइंडिंग लिंक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस एयर गैप को एक तरीके से पार करके जाना पड़ेगा, एयर गैप से होकर के जाना पड़ेगा। ऐसा मतलब क्या हुआ, रिलक्टेंस बढ़ गया, ऐसा मतलब क्या हो गया कि अब आपको उस फ्लक्स को बनाने के लिए ज्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट देना पड़ेगा, और ज्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट देंगे जिसके चलते आपका फ्लक्स वो सेटअप हो रहा है भाई। तो जो फ्लक्स हम लोग सेटअप करते हैं ना भाई, ये फ्लक्स एक तरीके से रिएक्टिव पावर के थ्रू एक तरीके से सेटअप होता है, समझ में। जितना ज्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट आप लेंगे, इसका मतलब क्या, आप सप्लाई से यानी सोर्स से एक तरीके से क्या कर रहा है, ज्यादा रिएक्टिव पावर का डिमांड कर रहा है। और रिएक्टिव पावर अगर आपने ज्यादा डिमांड कर दिया तो भाई पावर फैक्टर आपका ऑटोमेटिक कम जाएगा, क्योंकि मेरे को पता है जो एपरेंट पावर है, ये एपरेंट पावर क्या है, एक तरीके से एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर का एक तरीके से सम होता है। और पावर फैक्टर की अगर बात करें, cos फाई क्या है, एक तरीके से टोटल एपरेंट पावर का कितना एक तरीके से आप एक्टिव पावर कंज्यूम कर रहे हैं, समझ में आया बात को। तो cos फाई मेरा यूनिटी बहुत अच्छा माना जाता है। तो यूनिटी कब होगा, जब मेरा किलोवाट और केवी बराबर हो जाए तभी तो 1 आएगा। लेकिन आपने केवीआर ज्यादा डिमांड कर दिया, इसका मतलब क्या, टोटल पावर का आप इधर ही एक तरीके से केवीआर ज्यादा ले रहे, तो ओवरऑल पावर फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो अभी अगर आप 2 पोल वाले मशीन में देखें तो 2 पोल में क्या हो रहा है कि इन दोनों के बीच में एयर गैप ज्यादा है एडजेसेंट पोल के बीच में। तो सीधी सी बात है, स्टेटर से जो मैग्नेटिक फील्ड रोटर के पास लिंक करेगा, ये इस वाले हिस्से से, इस वाले इतने सारे एयर गैप से होकर के क्या होगा, जंप कर रहा होगा या फिर आ रहा होगा, कहां पे, रोटर के पास आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एयर गैप ज्यादा हो गया, एयर गैप ज्यादा हो गया तो उस फ्लक्स को स्टेटर से रोटर तक पहुंचाने के लिए, फिर प्राइमरी से सेकेंडरी तक पहुंचाने के लिए ज्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट देना पड़ेगा। और ज्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट मतलब क्या, आपका ज्यादा एक तरीके रिएक्टिव पावर का यहाँ पे डिमांड है, तो ओवरऑल आपका पावर फैक्टर एक तरीके से घटिया हो जाएगा, समझे। इसीलिए हम लोग जितने भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होंगे उसको हम लोग किस पर डिजाइन करते हैं, 4 पोल के लिए यूज करेंगे। हमेशा 4 पोल आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि 4 पोल में क्या होता है ना भाई कि 2 एडिशनल पोल के बीच का एयर गैप भी कम हो जाता है। और क्योंकि 4 पोल, हम लोगों ने ये भी बात किया ना एनएस, ठीक है, पोल को ज्यादा बढ़ाना तो स्पीड आपका ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो 4 पोल पे आपका फ्रीक्वेंसी अगर आप यहाँ पे 50 हर्ट्ज दे रहे हैं तो एनएस कितना है आपका, एनएस इक्वल टू कितना, 120 50 डिवाइडेड बाय 4, 4 12 हो जाएगा, 35 यानी 1500 आरपीएम आपका एनएस है। तो ओवरऑल आपका एनआर जो होगा 1450 से फिर 1400 आरपीएम पे एक तरीके घूमेगा। तो इतना स्पीड मेरे लिए काफी होता है भाई, ठीक है, किसी भी काम को एक तरीके से करने के लिए। तो इस तरीके से आपको सोचना भाई। तो पावर फैक्टर क्यों पुअर होता है ये मैंने आपको समझा दिया, पोल के हिसाब से भी, और जो हम लोग का डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी एक तरीके से आ रहा था सिंगल फेज मोटर के अंदर, उसके थ्रू भी, इसलिए हम लोग का पावर फैक्टर क्या है, पुअर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है,
क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, तो इसका ऑलवेज लेस देन हो जाएगा एज कंपेयर टू 3 फेज इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द सेम रेटिंग द एफिशिएंसी ऑफ अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज। अब यहाँ पे सेम रेटिंग मतलब क्या, फिर से 3 फेज ले लीजिए, वो भी 5 किलोवाट का, सिंगल फेज भी मेरा 5 किलोवाट का है। तो देखिए होगा क्या भाई, कि आप देख रहे हैं कि अगर दोनों केस में 3 फेज और इधर आपका सिंगल फेज, दोनों केस में अगर 5 किलोवाट का एक तरीके से मान लेते हैं पावर जनरेट करना है, 5 किलोवाट को भाई आप सीधे मैकेनिकल पावर यानी एचपी में कन्वर्ट करके आप सोच सकते हैं। तो अभी जस्ट बताया भाई कि 5 किलोवाट पावर जनरेट करने के लिए मान लेते हैं भाई 12 एम्पियर का करंट का डिमांड है। तो 12 एम्पियर जो होगा तीनों फेज में डिवाइड हो जाएगा, ये 4 एम्पियर, ये 4 एम्पियर और ये 4 एम्पियर लेकर के एक तरीके से क्या कर रहा होगा, आपके स्टेटर में सप्लाई जा रहा होगा, यानी पर फेज करंट आपका कम हो चुका है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं सिंगल फेज में आपका 12 का 12 एम्पियर क्या हो रहा होगा, एक ही फेज से जा रहा होगा, यानी एक ही वायर से जा रहा होगा। और क्योंकि इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होगा वाइंडिंग के चलते भाई, क्योंकि करंट ज्यादा है तो सीधी सी बात है I2R लॉस जो होगा इसका ये बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू इसके अंदर जो पर फेज के अंदर जो I2 होगा। I2 का मतलब क्या है, यहाँ पे सिर्फ 4 का ही स्क्वायर होगा और जो भी रेजिस्टेंस होगा पर फेज के हिसाब से, ठीक है। तो इन तीनों फेज को मिला करके जो I2R लॉस देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू सिंगल फेज में सिर्फ एक वाइंडिंग के चलते जो आपका I2R लॉस होगा, क्योंकि पूरा का पूरा हैवी करंट क्या हो रहा है, एक ही वायर से होकर जा रहा है, तो इसमें आपका I2R लॉस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सेम रेटिंग अगर आपके पास 3 फेज इंडक्शन मशीन हो उसके मुकाबले। क्लियर हो गया। तो ओवरऑल I2R लॉस ज्यादा होगा तो कॉपर लॉस ज्यादा देखने को मिलेगा, कॉपर लॉस ज्यादा है तो एफिशिएंसी का आपका एक तरीके से काफी ज्यादा असर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अभी जस्ट मैंने आपको समझाया भाई कि इसका जो पावर फैक्टर होता है काफी पुअर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें मेरे को मैग्नेटाइजिंग करंट ज्यादा एक तरीके से लेना पड़ रहा ना, समझ रहे बात को। पावर फैक्टर पुअर मतलब क्या, ये रिएक्टिव पावर ज्यादा डिमांड कर रहा होगा एज कंपेयर टू 3 फेज इंडक्शन मशीन के मुकाबले। तो ये रिएक्टिव पावर ज्यादा डिमांड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, पावर फैक्टर ऑटोमेटिक कम गया। पावर फैक्टर एक तरीके कम गया, इसका मतलब क्या, ये एक तरीके से जितना पावर ले रहा है सप्लाई से सिंगल फेज जनरेटर से, उसका ये कितना एक्टिव पावर में यूटिलाइज कर पा रहा है, बहुत कम एज कंपेयर टू 3 फेज। इसका मतलब क्या, ओवरऑल आपका एफिशिएंसी, क्योंकि एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करता है, आउटपुट बटा इनपुट। इनपुट आपने कितना दिया, आउटपुट कितना मिला, उस पर डिपेंड करता है भाई, ठीक है। नहीं तो फिर आप कॉपर लॉस के हिसाब से एक तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। और ये सब भाई आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा जब इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम एक तरीके से देखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। और ब्लॉक रोटर टेस्ट हो गया, नो लोड टेस्ट, वो सब अगर आप और कर लेंगे ना तो और भी आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो आपको बस यही दिमाग में रखना है, कुछ नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो, कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ज्यादा बेटर होता है एज कम्पेयर टू सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के मुकाबले। तो एफिशिएंसी आपका क्या होगा, हमेशा लेस होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 5th हो ही गया। 6th पे आता है, बोलता है द मेन वाइंडिंग एंड द स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आर कनेक्टेड इन। तो ये हमेशा पैरेलल में होता है भाई। पैरेलल में ही क्यों होता है, इसके पीछे का भी रीजन समझिए। हम लोग को पता है कि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है इसको हम लोग बाद में डिस्कनेक्ट कर देते हैं भाई, है ना। स्टार्टिंग वाइंडिंग को हम लोग बाद में सेंट्रीफ्यूगल स्विच के थ्रू डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं दोनों वाइंडिंग को सीरीज में लगा दूं, ये मान लेते भाई मेन वाइंडिंग हो गया और ये मान लेते ऑक्सिलरी वाइंडिंग हो गया, फिर कहिए स्टार्टिंग वाइंडिंग हो गया, और यहाँ पे मान लेते सेंट्रीफ्यूगल स्विच है और ये मान लेते मेरा सप्लाई हो गया। तो भाई अगर सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो गया और दोनों वाइंडिंग सीरीज में लगाएंगे तो सीधी सी बात है मेरा मेन वाइंडिंग भी क्या हो जाएगा, सप्लाई से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो सीधी सी बात है ये मेरा मोटर एक तरीके से ठप हो जाएगा। तो हम लोग हमेशा पैरेलल कनेक्शन यूज करते हैं, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में क्या है कि मेरा एक वाइंडिंग भले ही डिस्कनेक्ट हो जाए लेकिन दूसरा वाइंडिंग में क्या होगा, आपका सप्लाई आता रहेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको पैरेलल में ऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हैज दैट ऑफ द मेन वाइंडिंग। तो भाई क्या बोल रहा है, द स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हैज द नंबर ऑफ पोल, जितना नंबर ऑफ पोल है उतना ही उस पर भी होगा भाई, ठीक है, सेम नंबर ऑफ पोल एज कम्पेयर टू। क्योंकि देखिए हम लोगों ने ऑलरेडी वाइंडिंग का कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर, तो हम लोगों ने देखा था भाई कि जितना पोल आपका मेन वाइंडिंग के थ्रू बनेगा उतना ही आपका क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग वाइंडिंग के थ्रू, दोनों मिलकर के कंबाइन हो गया रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करता है, ठीक है। तो जितना आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग के थ्रू बनेगा उतना ही आपका मेन वाइंडिंग के थ्रू ही बनता है पोल। अगला देखिए क्या बोल रहा है, कॉन्सेप्ट है ये वाइंडिंग का एक तरीके से, ठीक है, बता नहीं पाऊंगा मैं आपको। पूरा 50 हर्ट्ज 4 पोल सिंगल फेज इंडक्शन, सिंक्रोनस स्पीड कितना होगा। तो ये बच्चा वाला क्वेश्चन है भाई, ये 1500 आरपीएम हो जाए, एन एस इक्वल टू 120 F/P, पोल दिया, फिर ये दिया, सब निकल जाएगा, ठीक है, 1500 आरपीएम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोलता है 4 पोल 50 हर्ट्ज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हैज अ स्लिप। क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको बताया भाई कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या है, इसके अंदर 2 3 फेज इंडक्शन मोटर मर्ज होते हैं, है ना। तो ओवरऑल
ओवरऑल, और जिस डायरेक्शन में आपका रोटर घूम गया उसी डायरेक्शन वाले फील्ड को हम लोग फॉरवर्ड फील्ड मान के एक तरीके से इसको एनालाइज करते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो कैलकुलेशन आपने 3 फेज में सीखा है उसी तरीके से आपका सिंगल फेज में भी चलता है। तो आपका बोल रहा है एनआर का स्पीड कितना होगा, तो एनआर आपको ऑलरेडी पता ही होता है एनएस, और ये हो जाता है 1 - s। तो ओवरऑल एनएस निकाल लिया, एनएस = 120, एफ कितना है आपका 50/4, और ये हो जाएगा 1 - 0.05। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका वैल्यू आ जाएगा 1500 rpm, और ये हो जाएगा आपका 1 - 1.00.05। ठीक है, 10 में से 5 गया, 5 जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा आपका 9, यानी 0.95 कहने मतलब क्या, यहाँ से आपका 20 खत्म हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी वैल्यू आएगा आपका आंसर होगा भाई। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। 9th का हो जाएगा आपका भाई सेकंड, 1425 rpm। वैसे भी आप निकाल सकते हैं, एनएस आपका 1500 घूम रहा है, तो ओवरऑल आपका एनआर भी क्या होगा, उसी के आसपास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुराना सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्पीड सेंसिटिव सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज कनेक्टेड इन। तो ये हमेशा सीरीज में होता है भाई। किसके सीरीज में? हमेशा स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में होता है। अभी जस्ट वाइंडिंग डायग्राम मैंने आपको दिखाया था, है ना, क्योंकि इसको अपने स्टार्टिंग वाइंडिंग को ही क्या करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है। पर रोटर है, ये मेरा सप्लाई है, तो ये हमेशा स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा था, पर्पस ऑफ स्टार्टिंग वाइंडिंग इन अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो इसका काम होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को सेटअप करना। ठीक है, प्रोड्यूस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन कंजक्शन विद द मेन फील्ड। कंजक्शन का मतलब होता है साथ। ठीक है, इंग्लिश में जब कंजक्शन पढ़ेंगे, कंजक्शन मतलब क्या, जो जोड़ता हो। तो ये दोनों आपस में जुड़ करके, यानी दोनों मिल करके क्या करता है, एक तरीके से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करता है। सिंगल वाइंडिंग कभी भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप नहीं करता, वो पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगला बोलता है इफ IM, मतलब IM जो है मेरा मेन वाइंडिंग का करंट है, IS जो है स्टार्टिंग वाइंडिंग का करंट है। ठीक है, और दोनों को देखिए आप, स्प्लिट है ना, current in the main and starting winding of a split phase induction motor respectively, and the alpha is the angle between IM and IM। the starting टॉर्क के बारे में बोला भाई। ठीक है, तो टॉर्क पढ़ेंगे, तो ये टॉर्क जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन टॉर्क बोलते हैं इसको। स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, रोटर का मैग्नेटिक फील्ड, दोनों आपस में इंटरेक्ट करता है, और इनके बीच में जो एंगल है, ठीक है, जिसको हम लोग साइन डेल से रिप्रेजेंट है, साइन पे डिपेंड करता है एक तरीके से। ठीक है, तो सीधी सी बात है भाई, आपका जो फेज शिफ्ट है किसके किसके बीच में, IM और IS के बीच में, ये कितना है, अल्फा। और IM के चलते ही क्या हो रहा होगा, आपका एक फ्लक्स बन रहा होगा मेन वाइंडिंग का फ्लक्स, और IS के चलते एक फ्लक्स बन रहा होगा स्टार्टिंग वाइंडिंग के अंदर का फ्लक्स। ठीक है, ये वाला फ्लक्स आगे भाग रहा होगा, ये वाला आपका पीछे पीछे भाग रहा होगा, और इन दोनों के बीच में हमेशा क्या होता है, एंगल बना हो रहता है। ठीक है, मान लेते हैं स्टेटर फ्लक्स है और इसके पीछे मान लेते हैं रोटर का फ्लक्स है, दोनों ऐसे से घूमते रहता है हमेशा। ठीक है, तो इनके बीच का जो एंगल होगा, तो जो करंट का एंगल वही क्या होगा, आपका फ्लक्स के बीच का भी एंगल होता है। इनके बीच का एंगल बोल दिया अल्फा है। तो सीधी सी बात है भाई, टॉर्क का क्या है आपका, स्टेटर का फ्लक्स, रोटर का फ्लक्स, और इनके बीच का जो एंगल होता है वो, तो ओवरऑल आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा मतलब क्या, स्टेटर और मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स का एंगल, तो करंट के हिसाब से आप कर लीजिए क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है आपका। अगला बोलता है इन द रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। मैंने आपको बताया कि स्प्लिट फेज मतलब क्या है, एक सिंगल फेज वाइंडिंग को 2 फेज वाइंडिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है भाई, तो होता क्या है कि इधर से जो करंट आएगा हमारा इंडक्टिव पार्ट होता है, यानी इसको ज्यादा इंडक्टिव नेचर का बना देते हैं। हमारा जो करंट आएगा ठीक है, ये स्टार्टिंग है, ये मेरा मेन वाइंडिंग है, तो इसको हम लोग ज़्यादा इंडक्टिव बनाएंगे। ठीक है, ये इंडक्टिव होगा, और इधर हम लोग उसको रेजिस्टिव ब्रांच बना देते हैं। तो ओवरऑल ये जो करंट होगा ये मेरा ज़्यादा लैग करेगा वोल्टेज के मुकाबले, क्योंकि मेन वाइंडिंग को इंडक्टिव बना रखा है। ये मेरा सप्लाई वोल्टेज और रेफरेंस, ये मेरा मेन वाइंडिंग हो गया, और जो मेरा स्टार्टिंग वाइंडिंग में आ गया फेज में होगा इसके। ठीक है, IS, तो इनके बीच में जो एंगल होगा ये कितना 30 to 35 के बीच में लाई करता है, मतलब ज़्यादा एक तरीके फेज शिफ्ट आप यहाँ पे नहीं बना सकते हैं। तो ओवरऑल आपका ऑप्शन के हिसाब से आपका 25 डिग्री है, तो 25 डिग्री एक तरीके से इसका आंसर हो जाएगा, यानी 4th आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा भाई। बाकी आपका पूरा 3 फेज इंडक्शन मोटर का कैसा अंडरस्टैंडिंग है उस पर डिपेंड करता है। जितना बेटर तरीके से आपने 3 फेज को समझा होगा, उतना अच्छे तरीके से आपको सिंगल फेज समझ में आएगा। यहाँ से भाई हम लोग अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 तक कवर कर लिया था। आज के सेशन में क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 26 तक कवर कर लेंगे। अगेन ये सेशन आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और जितने भी क्वेश्चन है भाई ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। ओके, और आज का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है ये पूरा का पूरा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के टाइप से एक तरीके से पूछा गया है।
तो अभी हम लोग एमसीक्यूज को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे एक बैकग्राउंड फ्रेम बना करके दे रहा हूँ, ओके, ताकि आपको यहाँ पे एक ओवरऑल रिवीजन मिल जाए और एक आइडिया लग जाए भाई कि अभी हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में हैं कहाँ पे। तो हम लोगों ने ऑलरेडी जिक्र किया है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को जब भी आप पढ़ेंगे किसी भी बुक से, तो सबसे पहले आपको ये मेन वाइंडिंग पे, है ना, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है, या फिर सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है जो आपको परेशान करेगा, कि इसको स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, फिर ऑक्सिलरी वाइंडिंग एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, है ना, तब जाकर के ये स्टार्ट होता है। लेकिन भाई जब ये 70 से 80% स्पीड पकड़ ले रहा है, तो उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग या फिर जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग बोल रहे हैं उसको हम लोग डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो ओवरऑल आपके मशीन में क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ मेन वाइंडिंग। तो क्वेश्चन यही है कि मेन वाइंडिंग पे आखिर ये काम कैसे करते रह जाता है ना। अगर आप सिर्फ और सिर्फ मेन वाइंडिंग पे इसको स्टार्ट करने का कोशिश करेंगे, स्टार्ट नहीं होगा, ओके, आपको उसको एज अ 2 फेज इंडक्शन मोटर तरह स्टार्ट करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा वाइंडिंग एक तरीके से आपको स्टेटर में डालना पड़ेगा, तब जाकर के वहां पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा और तब जाके वो एक तरीके से सेल्फ स्टार्ट होता है, फिर स्टार्ट होता है। लेकिन स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करने के बाद अब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वाइंडिंग बचा है जिसको रनिंग वाइंडिंग या फिर मेन वाइंडिंग बोलते हैं। तो कैसे एक तरीके से सिंगल वाइंडिंग पे ये काम करते रह जाता है, इस चीज को समझने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी का। उसको जब आप समझ लेंगे तो आपको वहां से क्लियर हो जाएगा भाई कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में आपका 2 3 फेज इंडक्शन मोटर एक तरीके से कंबाइन होता है, ठीक है, और दोनों के चलते जैसे ये स्टेटर है, तो ओवरऑल यहां पे अगर सिर्फ और सिर्फ मेन वाइंडिंग में एक्साइटेशन दे रहा है, इसका मतलब क्या, आपका पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एक तरीके से बनेगा या फिर स्टैंडिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, लेकिन वो एक तरीके से 2 रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर के बना होता है। एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो दूसरा आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, है ना। तो ओवरऑल इसी बेसिस पे हम लोग कहते हैं कि इसके अंदर आपका 2 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या है, एक तरीके से मर्ज किया हुआ है, ओके। और अभी अगर आप इसका थोड़ा सा टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे कि मेन वाइंडिंग पे इसका टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है, देखिए यहां पे ऑलरेडी भाई हम लोगों ने 3 फेज इंडक्शन मोटर कवर किया हुआ है। तो अभी जैसे मैंने बताया ना कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में आपका 2 3 फेज इंडक्शन मोटर है, तो ये जो आपका दिखाया है सर्किट, ये क्या है, रोटर का सर्किट है भाई। और ये रोटर का सर्किट फॉरवर्ड फील्ड को एक तरीके से कंसिडर करके, मतलब जिस डायरेक्शन में आपका रोटर घूम रहा है उसी डायरेक्शन में जो आपका फील्ड घूमेगा उसको हम लोगों ने कंसिडर करके ये इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम दिखाया है ना। R2/S होता है, आपको याद होगा, ये रोटर का रिएक्टेंस हो गया, रोटर के अंदर जो EMF इंड्यूस्ड होगा वो। और वही अगर बैकवर्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें भाई, है ना, तो रोटर तो आपका हमेशा एक ही डायरेक्शन में घूमेगा ना, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्या किया है, क्लॉकवाइज दिखा दिया है। तो यहाँ पे जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होगा, लेकिन अभी भी रोटर क्या होगा, इसी डायरेक्शन में घूम रहा होगा, है ना। तो बैकवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के चलते आपका यहाँ पे इस तरीके का रोटर का सर्किट बनेगा। यहाँ पे जो स्लिप होता है ये 2-S हो जाता है भाई, ओके। तो ये पहला सिंगल फेज, ये 3 फेज इंडक्शन मोटर हुआ और ये दूसरा 3 फेज इंडक्शन मोटर हुआ। दोनों को सबमर्ज कर देंगे तो ओवरऑल आपका ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर बन जाता है। क्लियर हो गया। तो अभी अगर हम यहाँ पे टॉर्क की बात करें तो अभी हम लोग मान ले रहे हैं यहाँ पे फॉरवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के चलते, ठीक है, और रोटर भी आपका ऐसी डायरेक्शन में घूम रहा है। तो भाई मान लेते हैं मेरा जो टॉर्क बन रहा है, ऑलरेडी मैंने आपको टॉर्क वर्सेस स्लिप का कैरेक्टरिस्टिक बताया था। ये मान लेते हैं आपका स्लिप है, या फिर कहिए इसी को हम लोग स्पीड भी एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और ये आपका टॉर्क का हो गया। तो कुछ इस तरीके से आपका कर्व बन रहा था, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये मान लेते हैं जो फॉरवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के चलते आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर हमने दिखाया, उसके चलते ये एक तरीके से टॉर्क वर्सेस स्लिप का कैरेक्टरिस्टिक बना है। और वही अगर हम लोग दूसरे वाले यानी बैकवर्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के चलते देखें तो भाई ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड और ये इसका जस्ट अपोजिट है, तो सीधी सी बात है टॉर्क भी क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका बन गया एक तरीके से बैकवर्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के चलते जो आपका है
इंडक्शन मोटर उसके कारण। और ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था भाई, यहाँ पे क्या है, स्लिप इक्वल टू 1, यहाँ पे क्या है, ns का स्पीड होता है, स्लिप क्या हो जाता है, यहाँ पे 0 हो जाता है। तो स्लिप 0 से लेके 1 के बीच में जो रेंज है, इसको हम लोग बोलते हैं मोटरिंग मोड। ये मोटरिंग मोड होता है भाई। लेकिन इसको अगर मैं फर्दर एक तरीके से ड्रॉ करूं तो ये आपका जो टॉर्क है कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, यानी इधर वाला जो होता है रीजन, इसको ब्रेकिंग मोड बोलते हैं हम लोग। ओके, तो भाई इस टॉर्क वर्सेस स्लिप के कैरेक्टरिस्टिक को उसने क्या किया, एक्सटेंड करके दिखाया इस तरीके से, समझ में आया, यानी इधर ब्रेकिंग मोड हो गया, इसका भी एक तरीके से एक्सटेंड करके दिखाया है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे दो टॉर्क जनरेट हो रहा है, एक फॉरवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के चलते और एक बैकवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के चलते, फिर बैकवर्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के चलते। तो ओवरऑल अगर आप स्टैंड स्टिल की बात करें, यानी जब मेरा रोटर रुका हुआ, इसका मतलब क्या, स्लिप का वैल्यू 1, स्लिप का वैल्यू 1 कहाँ होगा, यहीं पे ना होगा, ओरिजिन पे s इक्वल टू 1 है ना, क्योंकि यहाँ पे आपका भाई वहां से समझिए ना। तो स्टैंड स्टिल पे अगर आप देखेंगे भाई, तो जितना आपका टॉर्क, ये टॉर्क बन रहा है एक तरीके से, स्टैंड स्टिल पे यही टॉर्क बन रहा है ना, इतना, समझ गए? तो ये टॉर्क बना फॉरवर्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के चलते हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बैकवर्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के चलते भी क्या है, एक तरीके से इतना ही टॉर्क बन रहा है ना, इतना ही टॉर्क बन रहा है। तो ये पॉजिटिव टॉर्क, ये नेगेटिव टॉर्क, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके क्या कर देता है, ओवरऑल टॉर्क आपका 0 हो जाता है। यानी स्टैंड स्टिल पे जब रोटर आपका रुका हुआ रहेगा उस समय मोटर के अंदर कोई भी टॉर्क नहीं होता है, इसलिए आपका मेन वाइंडिंग, सिर्फ और सिर्फ मेन वाइंडिंग को अगर आप एक्साइटेशन देंगे, सिंगल फेज सप्लाई देंगे, तो यहाँ पे क्योंकि टॉर्क ओवरऑल 0 हो जा रहा है, तो आपका रोटर एक तरीके से घूम नहीं पाता है। क्लियर हो गया? लेकिन वही अगर आप थोड़ा सा भाई मैकेनिकल जर्क दे दे, हमारे हाथ से थोड़ा सा घुमा दीजिए, जैसे फैन में होता है ना, कैपेसिटर खोल लीजिए आप, ओके, या फिर कहिए उसमें जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसको एक तरीके से डिस्कनेक्ट कर दिए, सिर्फ मेन वाइंडिंग में एक्साइटेशन दीजिए, तो ओवरऑल क्या होगा, आपको हाथ से एक तरह धक्का देना पड़ेगा, जिस डायरेक्शन में आप धक्का दे देंगे उसी डायरेक्शन में घूमते चला जाएगा। अगर मान लेते हैं क्लॉकवाइज घुमा दिया तो क्लॉकवाइज घूमने लगेगा, वही एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया तो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। अब ये जादू कैसे होता है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप देखेंगे भाई, तो मान लेते हैं मैंने थोड़ा सा अपने हाथ से इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पुश कर दिया, थोड़ा सा मैकेनिकल फोर्स दे दिया भाई, तो अगर आप देखेंगे तो सीधी थोड़ा सा आपने टॉर्क दिया स्टार्टिंग में, तो ये देख रहे हैं, ये टॉर्क मान लेते इतना टॉर्क आपको मिल गया है, हाथ के थ्रू आपने इतना टॉर्क दे दिया है ना, तो ये देख रहे हैं टॉर्क धीरे 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 बढ़ते चला जाता है, समझ में आया? तो फॉरवर्ड टॉर्क क्या होता है आपका, बढ़ते चला जाता है। बैकवर्ड टॉर्क अगर आप देखेंगे, क्योंकि इनका जो रिजल्टेंट होता है ना भाई, देखिए ये जो डार्क वाला दिखाया है ना, ये डार्क वाला भाई एक तरीके से इन दोनों का, इसका और ये जो डॉटेड लाइन ऊपर बना इसका, दोनों का एक तरीके से सम किया है, फेजर सम जब आप करेंगे तो ये आपका एक तरीके से रिजल्टेंट टॉर्क बनता है। क्लियर हुआ? ये रिजल्टेंट टॉर्क है आपका, दोनों 3 फेज इंडक्शन मोटर के चलते अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ओवरऑल अगर आप इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश कर देते हैं तो ओवरऑल देख रहे हैं टॉर्क आपका बढ़ते चला जाता है, नहीं धीरे 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 ये अच्छा खासा स्पीड पकड़ लेगा। वही अगर आप इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में घुमा देंगे फोर्स दे करके, एक्सटर्नल फोर्स, तो ये धीरे धीरे इसका टॉर्क बढ़ते जा रहा है, तो वैसे वैसे इसका स्पीड भी बढ़ते चला जाता है। लेकिन स्टैंड स्टिल पे क्या हो रहा है, दोनों टॉर्क जो है आपका कैंसल आउट करके 0 कर देता है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं, और ये सब आपको जानना जरूरी है भाई। देखिए, तो अभी तो हम लोग का जो मेन क्वेश्चन था कि कैसे ये मेन वाइंडिंग पे एक तरीके से काम करते रहता है, ये मैंने आपको ओवरऑल ऊपर समझा दिया। अब क्या होता है, क्योंकि हम लोग को पता है भाई कि इसके अंदर 2 3 फेज इंडक्शन मोटर है, तो उसी को एक तरीके से रेफरेंस लेकर के इसका हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम एक तरीके से बनाते हैं। और इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में क्या होता है, बहुत सारे पैरामीटर होंगे, जैसे यहाँ पे x2 हो गया, R2, ये सब हम लोग कैसे एक तरह प्रैक्टिकल लाइफ में कैलकुलेट करेंगे, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग 2 तरह टेस्टिंग करते हैं। इस पर एक ब्लॉक रोटर टेस्ट हो गया और एक नो लोड टेस्ट हो गया। उसके बाद और भी फर्दर कैलकुलेशन, कुछ न्यूमेरिकल करने के बाद हम लोग अब इसको एक तरीके से सेल्फ स्टार्ट बनाने के ऊपर फोकस करेंगे। क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको बताया, किसी भी बुक को आप उठा लीजिए, उसमें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सबसे पहले किस पे बताएगा, मेन वाइंडिंग पे रख करके बताएगा, यानी ऑक्सिलरी वाइंडिंग का स्टार्टिंग में कोई जिक्र नहीं होता है भाई, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चल करके, यानी इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में समझने के बाद हम लोग इसको सेल्फ स्टार्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहला देखिए क्या बोल रहा है, वी हैव सीन दैट
सम मीन्स शुड बी यूज टू स्टार्ट द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, यानी कुछ ना कुछ हम लोग को जुगाड़ लगाना पड़ेगा तभी ये सेल्फ स्टार्ट हो सकता है, नहीं तो फिर स्टैंड स्टिल पे यहाँ पे कोई भी टॉर्क है ही नहीं, दोनों फॉरवर्ड के चलते और बैकवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के चलते कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो पूरा मैकेनिकल मेथड आर इम्प्रैक्टिकल। मैकेनिकल मेथड जैसे अभी मैंने हाथ से धक्का दे दिया है ना, तो बार बार हम लोग ऐसे थोड़ा ना करेंगे। एंड देयरफॉर द मोटर इज स्टार्टेड टेम्पररी कन्वर्टिंग इट इनटू टू फेज मोटर। तो उसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, इसके अंदर एक और वाइंडिंग लेकर के आएंगे भाई, ताकि इसके अंदर दो वाइंडिंग हो गया, दो वाइंडिंग और सीधी सी बात आपका ये टू फेज मोटर हो जाएगा। और जब आप मशीन पढ़ेंगे डिटेल में तो वहां पे आपको ये पता होना चाहिए कि टू फेज सप्लाई में अगर आप टर्म एंड कंडीशन लगा देते हैं, जैसे जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई आ रहा है उसमें दोनों फेज में अगर 90 डिग्री का फेज शिफ्ट हो गया, और जो आपने वाइंडिंग प्लेस किया हुआ है, मान लेते हैं आपका मेन वाइंडिंग है और ये मान लेते हैं आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग या फिर ऑक्सिलरी वाइंडिंग, इन दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री का फिजिकल एंगल एक तरीके से मेंटेन किया, इलेक्ट्रिकल यानी सप्लाई जो आ रहा है उसमें भी 90 डिग्री का फेज शिफ्ट होना चाहिए, और ये जो दोनों वाइंडिंग आपने रखा हुआ एक तरीके इनके बीच में भी 90 डिग्री का एक तरीके से फिजिकल एंगल होना चाहिए, फिर फेज शिफ्ट होना चाहिए, तो ऑटोमेटिक आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है। क्लियर हुआ? तो एक बार रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गया तो ऑटोमेटिक क्या होगा, जो रोटर है तो भाई उन रोटर के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा होगा, फ्लक्स चेंज हो रहा होगा। फ्लक्स क्या हो रहा है, गोल गोल घूम रहा है, तो ओवरऑल वो रोटर उस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने के लिए क्या करेगा, खुद घूमना एक तरीके से स्टार्ट कर देता है। नहीं तो फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि रोटर के अंदर क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, उसके चलते करंट फ्लो होगा, और रोटर के अंदर भी करंट कैसा होगा, टू फेज का एक तरीके से इंड्यूस्ड होगा, और वो खुद अपना भी क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, उसका भी मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, रोटेटिंग होगा। तो स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड और रोटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन स्टेटर वाला आगे भागेगा और रोटर वाला उसके पीछे पीछे भागेगा, तो उनके बीच में एक एंगल बन जाता है जिसको हम लोग लोड एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट रहता है हमेशा, तो ओवरऑल एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करेगा तो एक तरीके टॉर्क जनरेट होता है, और ये रोटर एक तरीके से घूमते रह जाता है। भाई क्लियर हो गया? तो ये तो भाई सेल्फ स्टार्ट के लिए हम लोगों ने देखा कि सिंगल फेज वाइंडिंग को क्या कर रहे हैं, टू फेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, जब आपका 70 से 80%, अभी जस्ट मैं आपको टॉर्क वर्सेस स्लिप का कैरेक्टरिस्टिक दिखाया सिंगल फेज के लिए, ऑटोमेटिक आपका टॉर्क बढ़ते चला जाता है। ठीक है, तो फिर हम लोग को ऑक्सिलरी वाइंडिंग का कोई नीड नहीं है, मेन वाइंडिंग सफिशिएंट होता है, ऑटोमेटिक वो काम करने लगेगा। तो ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आर यूजुअली क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द ऑक्सिलरी मीन्स। देखिए, यानी हम लोग किस मेथड को यूज कर रहे हैं इसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए, उसी मेथड के नाम पे इसका टाइप्स रख दिया जाता है भाई। ठीक है, जैसे अभी हम लोग सबसे पहला पढ़ेंगे स्प्लिट फेज मेथड। ठीक है, स्प्लिट फेज मेथड में क्या कर रहा है कि मेरे पास जो सिंगल वाइंडिंग है या फिर कहिए सिंगल फेज मोटर, इसको मैं क्या कर रहा हूं, टू फेज मोटर में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो स्प्लिट फेज मोटर में क्या होता है, देखिए आगे आते हैं थोड़ा सा। स्प्लिट फेज मेथड में जो पहला मेथड है भाई, स्प्लिट फेज मेथड यानी उसमें हम लोग रेजिस्टेंस लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां से देख रहे हैं ये दोनों 1 2 3, इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर मोटर। कैपेसिटर मोटर, क्योंकि भाई इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग तो लगाएंगे ही लगाएंगे, साथ ही साथ हम लोग एक एक्स्ट्रा कैपेसिटर भी ऐड कर देते हैं ताकि हम लोग फेज शिफ्ट अच्छा खासा रख सके। ओके, तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर हो गया, कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर हो गया, परमानेंट स्प्लिट फेज मोटर हो गया। जैसे हम लोग का जो सीलिंग फैन ये सब होता है ना, उसमें कैपेसिटर हमेशा लगा हुआ रहता है स्टार्टिंग से लेकर के रनिंग तक में, कैपेसिटर आपका डिस्कनेक्ट नहीं होता। फैन में थोड़ी ना कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच ये सब होता है भाई, समझ गए? तो कैपेसिटर आपका परमानेंट लगा हुआ रहता है, इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। और ऑलरेडी मैंने आपको एक वीडियो सजेस्ट किया था कि कैसे आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच काम करता है, तो इस वाले लेक्चर में लास्ट में आपको थोड़ा सा और बेटर वे में एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी फिलहाल के लिए हम लोग वापस से अपने एमसीक्यूज के ऊपर आते हैं। तो टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात करें तो ये किस तरीके से यानी किस मेथड से आपने इसको सेल्फ स्टार्ट बनाया है उसी बेसिस पे रखा जाता है भाई। ओके, तो पहला जो टाइप्स है ये है आपका स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना भाई। ठीक है, तो पहला लाइन देखिए क्या बोल रहा है, फिगर यहाँ पे दिखाया गया स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर। रेजिस्टेंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है इसमें हम लोग एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग को हम लोग क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे प्योर रेजिस्टिव बनाना चाहते हैं, फिर कहिए ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टिव नेचर का बनाना चाहते हैं। ठीक है, और ये जो मेन वाइंडिंग है इसको ज्यादा से ज्यादा हम लोग इंडक्टिव नेचर का एक तरीके से बनाना चाहते हैं। अभी मैंने आपको जस्ट बताया भाई कि टू फेज के चलते अगर आपको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाना है
तो इसका कंडीशन क्या है कि जो आपका सप्लाई आ रहा है, यानी वाइंडिंग में जो सप्लाई आ रहा है भाई, ठीक है, जो वाइंडिंग के अंदर सप्लाई आ रहा है इसमें 90 डिग्री का क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल फेज शिफ्ट होना चाहिए। अब इलेक्ट्रिकल फेज शिफ्ट का क्या मतलब होता है, इसको समझिए थोड़ा। देखिए इसमें दो वाइंडिंग है भाई, तो मान लेते हैं मेन वाइंडिंग में अगर करंट आ रहा है Im sin ओमेगा t प्लस 90 डिग्री, तो ये जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है या फिर कहिए स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है, इसमें आना चाहिए करंट कितना, Im sin ओमेगा t प्लस 0 डिग्री, तभी तो ये 90 डिग्री का फेज शिफ्ट हुआ ना। ये रेफरेंस है और ये 90 डिग्री एक तरीके से लीड कर रहा है। क्लियर हुआ? तो ये मेरे पास होना चाहिए, फेज शिफ्ट होना चाहिए भाई। और ऐसा होने से क्या होगा कि पहले इसके अंदर करंट आएगा, इसके चलते मेरा मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा, समझ में आया। और 90 डिग्री के बाद, ठीक है, या फिर ऐसे कहिए पहले इसके अंदर आएगा क्योंकि मैंने लीड दिखा दिया, ठीक है, तो पहले इसमें आएगा तो इसके चलते मेरा एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा, ठीक है, मेन वाइंडिंग के अंदर। और 90 डिग्री के बाद क्या होगा, एक तरीके से आपका ये वाला करंट आएगा और ये वाले करंट के चलते आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग के अंदर एक फ्लक्स सेटअप होगा। तो पहले ये बनेगा मैग्नेटिक फील्ड और ये फिर बाद में बनेगा। लेकिन हम लोग को ये पता है भाई कि जिसका मैक्सिमम होगा वही एक तरीके डिसाइड करता है। तो ओवरऑल 90 डिग्री फेस, मतलब ये कॉन्सेप्ट है भाई अपने आप में कि 2 फेस के चलते कैसे मैग्नेटिक फील्ड एक तरीके से सेटअप होता है। तो ओवरऑल आपका जो पेड क्लासेस है भाई कॉन्सेप्चुअल वाला, उसमें बताया गया है, नहीं तो फिर आपने पढ़ा ऑलरेडी, तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया आपका एक तरीके से इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो दे रहे हैं वाइंडिंग के अंदर, उनमें फेज शिफ्ट होना चाहिए। अब ये 90 डिग्री फेज शिफ्ट लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग सीधे सीधे क्या कर रहे हैं भाई, इस मेन वाइंडिंग को क्या करें, प्योर इंडक्टिव बना दे रहे हैं। प्योर इंडक्टिव बना दे, सीधी से इसमें करंट क्या होगा, ज़्यादा लैग कर जाएगा, 90 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली लैग करेगा। तो यहाँ से करंट चला, आई सप्लाई यहाँ पे लगा देते हैं सिंगल फेज का, आई चला। अब इधर जो आएगा इसमें जो करंट आएगा Im, ये Im कैसा होगा, क्योंकि मेन वाइंडिंग को इंडक्टिव नेचर बना रखा हम लोगों ने, तो ये हो जाएगा आपका Im sin ओमेगा t, और ये मान लेते हैं आपका -90 डिग्री। तो प्योर इंडक्टिव का भी होगा, नहीं तो मान लेते हैं -75 डिग्री, ठीक है। और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है इसको हम लोगों ने प्योर रेजिस्टिव बना रखा है, तो सीधी सी बात उसमें करंट क्या होगा, आपके वोल्टेज के फेज में होगा। तो ओवरऑल फेजर डायग्राम से ही दिखा देता हूँ, क्योंकि पैरेलल सर्किट है तो वोल्टेज को मैं यहाँ पे रेफरेंस ले रहा हूँ। ये जो Im है, मेन वाइंडिंग में जो करंट आ रहा है, ये कुछ ना कुछ एंगल लैग करेगा, ये मान लेते थीटा एंगल लैग कर रहा है। और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, क्योंकि रेजिस्टिव है, तो ये एक तरीके से वोल्टेज के फेज में रहेगा, मतलब अप्रॉक्सीमेटली, कभी भी प्योर पूरा नहीं होगा फेज में, ठीक है भाई। तो ओवरऑल ये हो गया मेरा स्टार्टिंग वाइंडिंग का करंट। तो इस वाले करंट और इस वाले करंट में ऑटोमेटिक क्या हो गया, कुछ ना कुछ फेज शिफ्ट आ गया। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया भाई, ये जो फेज शिफ्ट होता है कभी भी 90 डिग्री नहीं होगा, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली कितना 25 टू 30 डिग्री के बीच में होता है। तो ये 30 डिग्री का फेज शिफ्ट भी एक तरीके से क्या है, काफ़ी है यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को सेटअप करने के लिए। तो एक बार आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गया तो रोटर को हल्का जर्क मिल जाएगा, जर्क मिल गया तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये घूमना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा था कि स्टैंड स्टील पे अगर आप थोड़ा सा भी इसको एक्सटर्नल फोर्स दे देते हैं तो ऑटोमेटिक आपका क्या है, मेन वाइंडिंग से सफिशिएंट टॉर्क इसको मिलने लगता है, तो ये सेल्फ स्टार्ट बन जाता है। क्लियर हो गया? तो वही सब आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए क्या बोल रहा है। Thus the current Im in the main winding lags behind the supply, क्योंकि इसको हम लोगों ने इंडक्टिव बना रखा है। The auxiliary winding has a resistor, यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा रेजिस्टर एक तरह कनेक्ट करते हैं in series with it has a high resistance and low inductive reactance, ठीक है, इसका हाई रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होता है, ठीक है। So that the current Ia in the auxiliary winding is nearly in the phase with the line voltage, thus there is a time phase difference between the current in the two winding, ठीक है। तो इसे हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हो भाई। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है भाई, इसका जो कॉस्ट होता है, ठीक है। अब कॉस्ट की अगर बात करें तो सीधी सी बात है, किसी ना किसी को रेफरेंस लेकर के हम लोग कंपेयर करेंगे। तो इसको हम लोग कंपेयर करते हैं नेक्स्ट जो है आपका, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कैपेसिटर मोटर, क्योंकि वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कैपेसिटर भी एक तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं। तो कैपेसिटर मोटर में क्या होता है भाई कि हम लोग को एक एक्स्ट्रा कैपेसिटर, जैसे अगर हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की बात करें, यानी स्टार्टिंग टाइम में कैपेसिटर लगाएंगे, बाद में आपका ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच के थ्रू, तो उसमें हम लोग को एक एक्स्ट्रा कैपेसिटर लगाना पड़ रहा है 250 माइक्रोफैराड का, फिर 300 माइक्रोफैराड का भाई। तो वो एक तरीके से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा ना। मार्केट में अगर आप जाएंगे 250 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लेने, तो आपको कम से कम 300, 350 या फिर 250 रुपये में एक तरीके से मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप
देखें तो यहाँ पे हम लोग कोई कैपेसिटर सब लगाना नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या होता है, पैसों का सेविंग होता है। तो सीधी सी बात है भाई, ये जो मोटर होता है ना, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर बोल रहे हैं, ये सस्ता होता है एज कम्पेयर टू जो आपके कैपेसिटर मोटर हैं उनके मुकाबले। कैपेसिटर मोटर में 3 मोटर था आपका, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, ठीक है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, दूसरा था आपका कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर, और तीसरा था आपका परमानेंट कैपेसिटर जो लगा हुआ है, जो सीलिंग फैन, ये सब हो गया आपका। उसके बाद देखिए और क्या डिफरेंस होता है। ये जो आपका स्प्लिट फेज मोटर है भाई, इसको हम लोग जहां पे बार बार मेरे को मोटर को ऑन ऑफ करना पड़े वहां पे कभी भी यूज नहीं करते हैं, ठीक है। हम लोग इसको वहीं पे यूज करेंगे जहां पे हम लोग को कम से कम ऑन ऑफ करना पड़े, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब भी मैं इसको ऑन करूंगा तो सीधी सी बात है भाई, इसको ऑन करने के लिए, इसको स्टार्ट करने के लिए मेरे को ऑक्सिलरी वाइंडिंग एक तरीके से रखना पड़ेगा, कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि ऑक्सिलरी वाइंडिंग या फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस एक तरीके से ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है भाई, स्टार्टिंग टाइम में जो भी करंट आएगा उसके चलते इस रेजिस्टेंस में क्या होगा, I2R लॉस ज़्यादा होगा, और ये ज़्यादा होने के चलते क्या होगा, ओवरऑल आपका इफिशियंसी जो होगा ये एक तरीके से पुअर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बार बार एक तरीके से पावर लॉस हो रहा है ना। तो जहाँ पे फ्रिक्वेंट स्टार्टिंग या फिर कहिए ऑन ऑफ करने का हो, वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे, इसको सिर्फ वही जगह पे यूज़ करेंगे जहाँ पे हम लोग को एक बार ऑन करके फिर इसको चलाते हुए रहना, वहीं पे यूज़ करते हैं ताकि स्टार्टिंग वाइंडिंग में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसमें हम लोग का पावर लॉस ना हो, क्योंकि रनिंग कंडीशन में क्या होता है, ये वाइंडिंग आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो इधर वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं आएगा। तो अभी हम लोगों ने ऑलरेडी स्प्लिट फेज मोटर को समझ लिया है, तो इससे रिलेटेड हम लोग भाई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, देखिए, या फिर अभी एमसीक्यूज आएगा ना, उस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ अ स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, यानी रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर की बात हो रही है। यहाँ पे फिगर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन नंबर 12 है ना, उस वाले क्वेश्चन में आपका ऑलरेडी ये फिगर बना हुआ है, ठीक है। तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो लास्ट वाले सेशन में ऑलरेडी मैंने वो फिगर दिखाया था, और अभी जस्ट बुक में जो आपने देखा ना उसी तरीके का फिगर है। तो पूरा फिगर यहाँ पे दिखाया गया, इज डिस्कनेक्टेड व्हेन द मोटर अटेंड अबाउट, तो जब ये 70 to 80% का पिकअप पकड़ लेता है ना, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है। फिर ये डिस्कनेक्ट कर देता है किसको, आपके स्टार्टिंग वाइंडिंग को। अब सेंट्रीफ्यूगल स्विच काम कैसे करता है, इसके लिए मैंने आपको वीडियो दिया था भाई, थोड़ा सा मैं आपको ओवरऑल यहाँ पे रिवीजन करवा दे रहा हूँ, और उसमें जो कनेक्शन किया गया था ना, वो कनेक्शन भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा होगा, तो उसको भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपका क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए हम लोगों ने जो सजेस्टेड वीडियो देखा था वो एक स्पेशल मोटर था भाई, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कैपेसिटर। उसमें देखिएगा उस वीडियो में 2 कैपेसिटर लिया हुआ था वो आदमी, ठीक है। कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर था वो, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आपके पास 2 कैपेसिटर होंगे, एक स्टार्टिंग टाइम में कनेक्ट करेंगे और दूसरा आपका रनिंग टाइम में कनेक्ट किया जाता है, या फिर कहिए वो हमेशा लगा हुआ ही रहता है भाई, उसमें हम लोग बात करेंगे। देखिए इसके लिए अगर मैं सर्किट डायग्राम थोड़ा सा दिखाऊं, डायरेक्ट आता है, यहाँ पे मैंने अटैच किया हुआ है। देखिए एमसीक्यूज में जान नहीं होता भाई, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लेंगे ना, तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन कुछ है नहीं। ये आपका 2 वॉल्व कैपेसिटर मोटर, या फिर कहिए इसी को हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 कैपेसिटर पैरेलल में लगा हुआ है, एक तो स्टार्टिंग कैपेसिटर है, इसी के साथ सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है, और एक आपका रनिंग कैपेसिटर है जो हमेशा स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक आपका लगा रहेगा। अब बोलिए उसका क्या काम होता है, तो ओवरऑल ये पावर फैक्टर को एक तरीके से इनहेंस करता है, यानी इंप्रूव करता है। देखिए होता क्या है, उस वाले वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे मोटर के टर्मिनल से 4 वायर एक तरीके से निकला हुआ था भाई, ठीक है। 2 ब्लू कलर था और 2 आपका रेड कलर था। तो थोड़ा सा मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, ये मान लेते मेरा कोर है, समझाने के लिए मैं आपको इस तरीके से कर रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये मान लेते आपका मेन वाइंडिंग है, इसमें से 2 टर्मिनल निकाल दिए। ये मान लेते भाई एक ब्लू कलर था ना, तो ब्लू वाले को उसने मेन वाइंडिंग बोला था, मान लेते B1 है, और ये मान लेते आपका B2 है। इसको मैं बोल रहा हूँ ये मेरा मेन वाइंडिंग है,
और दूसरा जिसको हम लोग स्टार्टिंग वाइंडिंग बोलेंगे या फिर ऑक्सिलरी वाइंडिंग बोलेंगे, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग स्पेस बना लेते हैं और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ भाई। देखिए ये मान लेते हैं आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग है, उसका ब्लू कलर रेड कलर था, ठीक है, R1, और इसको दिखाते हैं R2। तो उस वीडियो को आप देखिएगा यहाँ पे इस चीज़ को समझने के बाद, या फिर कहिए ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे सर्किट डायग्राम बना हुआ है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए भाई। पूजा पूजा उसको बोलो हड़ा। देखिए यहाँ पे भाई अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो मेन वाइंडिंग है, इस मेन वाइंडिंग का 2 टर्मिनल लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं खुद दिखा देता हूँ आपको बना के। ये मान लेते हैं आपका मेन वाइंडिंग है, ठीक है। मेन वाइंडिंग के पैरेलल में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग एक तरीके से लगा दे रहे हैं। स्टार्टिंग वाइंडिंग के यहाँ पे इस तरीके से ये मान लेते रनिंग कैपेसिटर है, या फिर इसको मैं पहले ऐसा ना दिखा के ये मान लेते स्टार्टिंग कैपेसिटर है, और स्टार्टिंग कैपेसिटर के सीरीज़ में यहाँ पे मैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच, और इसके पैरेलल में यहाँ पे मैं रनिंग कैपेसिटर लगा दे रहा हूँ, और यहाँ से हम लोग सप्लाई देंगे। तो सर्किट को देखिए भाई, और ये जो आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच था उस वाले वीडियो में कुछ इस तरीके का था, ठीक है। ये क्लच था, ये आगे पीछे होता है, ठीक है। प्रेशर पड़ने पे यहाँ पे जो 2 लीड था ना, ये ओवरलैप होते हैं भाई, ठीक है। इसके जस्ट नीचे में एक और लीड होगा, ये दोनों आपस में चिपका हुआ रहता है, क्लियर हुआ। ये 2 तार यहाँ से बाहर, मतलब ये सीरीज़ कनेक्शन, एक तो ये दोनों आपस में चिपके हुए रहता है। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मेरा मेन वाइंडिंग है और ये मेरा स्टार्टिंग वाइंडिंग है। तो भाई स्टार्टिंग वाइंडिंग का एक एंड देख रहे हैं यहाँ पे, ये मान लेते हैं आपका R2 है, और ये मान लेते हैं आपका R1 है, और ये मेन वाइंडिंग का मान लेते हैं ये B2 है, और ये मान लेते हैं आपका B1 है। तो ध्यान से देखिए B2 और R2 क्या था, साथ में जुड़ा हुआ है। तो B2 और R2 को मैं क्या कर देता हूँ, दोनों को एक तरीके से जोड़ देता हूँ। और उस वाले वीडियो में भी दिखाया गया था कि ब्लू और रेड को डायरेक्ट जोड़ दिया था, और जहाँ पे जुड़ा हुआ वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक कनेक्शन बाहर ले लेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई देंगे भाई। देख रहे हैं यहाँ पे, ये सप्लाई में गया हुआ है एक तरीके से। अब देखिए अगर आप R1 की बात करें, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो R1 है, अभी इसको आप हटा दीजिए, ठीक है, ये कंफ्यूज करेगा आपको। तो R1 से आप देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल स्विच से 2 तार आ रहा है, क्योंकि देख रहे हैं ये 2 तार, तो एक तार आपका किससे, R1 से जुड़ा हुआ है, उसको R1 से जोड़ दीजिए, ठीक है। ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच अभी क्या है, कनेक्टेड होता है एक तरीके से ऐसे, ठीक है भाई। देख रहे हैं अपना भी कनेक्टेड दिखाया गया है, तो ये ऐसे तार जुड़ा हुआ है, तो सीधी से यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से आने के बाद क्या है कि ये कैपेसिटर का फर्स्ट टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ पे कैपेसिटर मैं दिखा दे रहा हूँ, ओके। ये कैपेसिटर मैंने ऐसे जोड़ दिया, एक तार जुड़ा हुआ। दूसरा तार क्या है, दूसरा तार ये गया हुआ है एक तरीके से, और ये कहाँ जुड़ा हुआ है, ये एक तरीके से B1 से जुड़ा हुआ है, तो इसका मैं B1 से जोड़ देता हूँ ऐसे। और B1 से जहाँ जुड़ा हुआ वहाँ से ये तार निकला हुआ है, यानी यहाँ से एक तार निकाल लीजिए, सप्लाई में जाएगा, ठीक है। एक ये सप्लाई हो गया, ये सप्लाई हो गया, क्लियर हो गया। बाकी जो है आपका ये जो रनिंग कैपेसिटर लगेगा, ये कहाँ कहाँ लगा हुआ है, देखिए तो ये पूरा सेम ब्रांच है ना, यानी B1 से जुड़ा हुआ है, देख रहे हैं। यानी कैपेसिटर का जो दूसरा वायर है, समझ में आया, तो एक यहाँ से तार लेकर के, और दूसरा कहाँ लगा हुआ है, ये जो R1 है, R1 कहाँ है, ये वाला भाई। देखिए ना, ये जो कैपेसिटर है CR, ये किससे जुड़ा हुआ है, एक B1 से जुड़ा हुआ ना, तो B1 से मैंने एक तार निकाल लिया, और दूसरा कहाँ से जुड़ा, R1 बोलिए या फिर B2 बोलिए, ठीक है। तो R1 कहाँ है मेरा, R1 मेरा ये है, ठीक है। तो यहाँ से एक तार निकाल करके यहाँ पे एक ऐसे कैपेसिटर लगा ली। मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड मैं कर दे रहा हूँ भाई, लेकिन समझिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इसमें प्लस और इसमें माइनस दे देंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, जो यहाँ पे था वही चीज़ आपका यहाँ पे भी है, तो वही चीज़ आपका वहाँ पे किया हुआ था, इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आगे आते हैं, और जब रनिंग कंडीशन में आएगा तो रनिंग कंडीशन में क्या होता है, आपका जो
ये प्लेट था भाई वो पीछे की तरफ हो जाता है, ठीक है। पीछे की तरफ जैसे होगा तो ये आपका डिस्कनेक्ट होगा, यानी इस पर जो दबाव बना हुआ था दोनों टर्म वो एक तरीके खत्म हो जाता है। वो प्रेशर खत्म हो गया तो ऑटोमेटिक है जो चिपका हुआ है ओवरलैप ऐसे एक तरीके टूट जाएगा ऐसे, ठीक है, ये ओपन हो जाएगा। या फिर ऐसे चिपका हुआ है, जैसे यहाँ पे प्रेशर खत्म होगा ऐसे ही एक तरीके ओपन हो जाएगा, तो यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे डिस्कनेक्ट हुआ है नहीं, इसको आप ओपन दिखा दिया, ओपन दिखाने पर क्या होगा कि अब जो है भाई ये वाला कैपेसिटर क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। ये कैपेसिटर में कोई भी अब करंट नहीं आएगा, फिर इसका कोई काम नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझना है, यहाँ पे एक चीज़ समझना है भाई, यहाँ से जो करंट आएगा ये दो पार्ट में टूटेगा, एक मेन वाइंडिंग में चला जाएगा और एक ऐसे होते हुए रनिंग कैपेसिटर से होते हुए ऐसे एक तरीके से कंप्लीट होगा। यानी इसमें आप देख रहे हैं कि आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन होने के चलते आपका जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है वो डिस्कनेक्ट होता है। बाकी आपका जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग या फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग है ये हमेशा एक तरीके से कनेक्टेड होता है, यानी ये एक टू फेज मोटर की तरह एक्ट करता है। क्लियर हुआ? अब टू फेज मोटर का अपना एक एडवांटेज होता है। क्या एडवांटेज होता है इस चीज को भी समझिए आप। देखें, देखिए भाई, या फिर इसको भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज पे आता हूं डायरेक्ट। तो पहला क्वेश्चन हो गया भाई आपका, ये कैसे ओपन होता है, कैसे एक तरह सेंट्रीफ्यूगल स्विच कनेक्टेड होता है, इसे मैंने आपको बता दिया। बाकी आप उस सजेस्टेड वीडियो को देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी वाले फिगर को रेफर कर रहा है। बोल रहा है द रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर द मेन वाइंडिंग हैज। तो मेन वाइंडिंग के पास क्या होता है, रेजिस्टेंस हम लोग लो रखते हैं लेकिन इंडक्टिव रिएक्टेंस हाई होता है, ताकि करंट इसमें क्या हो, 90 डिग्री लैग कर सके। और लो रेजिस्टेंस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई ये मेन वाइंडिंग है, हमेशा ये एक तरीके से कनेक्टेड रहेगा, इसी पे पूरा मोटर एक तरीके से काम करेगा। तो हम लोग रेजिस्टेंस कम रखा है ताकि आई स्क्वायर आर लॉस कम हो, इसलिए हम लोग उसका इंडक्टिव बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, फिर से उसी वाले फिगर को रेफर कर रहा है। एट स्टार्टिंग द करंट IS मीन स्टार्टिंग वाइंडिंग में, ठीक है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्योर रेजिस्टिव बना रहे हैं। तो प्योर रेजिस्टिव के हिसाब से क्या होगा, जो करंट होगा ये नियरली वोल्टेज के फेज में होता है। अभी जस्ट मैंने आपको फेजर डायग्राम समझाया था, आगे बोलता है रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर इज यूज्ड फॉर। कहां पे इसको यूज करेंगे, तो इसको हम लोग यूज करते हैं भाई लो इनर्शिया लोड की जगह, ठीक है। अब लो इनर्शिया लोड क्या होता है, फिर कहिए आप सीधे कह सकते हैं इसका जो टॉर्क होता है ना, ये बहुत ही कम होता है भाई, मॉडरेट होता है, ज़्यादा टॉर्क इसमें आप अचीव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, इसका रीज़न समझिए। देखिए, जब आप इलेक्ट्रिकल मशीन में टॉर्क का डेरिवेशन पढ़ेंगे तो हम लोग को पता है टॉर्क कैसे एक तरीके से जनरेट होता है। जैसे थ्री फेज इंडक्शन मोटर का मैंने आपको वर्किंग प्रिंसिपल समझाया था कि जैसे ही आप स्टेटर के अंदर थ्री फेज सप्लाई देंगे तो इसके अंदर क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है। मान लो 2 पोल का मशीन है, ये मान लो भाई 1000 आरपीएम पे ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे आपका रोटर रखा हुआ है, तो रोटर में कंडक्टर है, कंडक्टर के रेस्पेक्ट में आपका क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसके चलते ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, उसके चलते आपका करंट फ्लो होगा। तो रोटर के अंदर भी क्या होगा, थ्री फेज का करंट एक तरीके से फ्लो होगा, और थ्री फेज करंट के चलते आपको पता है, और वो करंट में भी क्या होगा, 120 का फेज शिफ्ट होगा, तो ऑटोमेटिक क्या रोटर का भी क्या होगा, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी दिखा देता हूं, ठीक है, एनएस दिखा दे रहा हूं भाई रोटर के अंदर। तो ओवरऑल ये क्योंकि पहले बना है तो ओवरऑल ये आगे भागेगा। ठीक है भाई, उसका स्पीड हमेशा क्या होता है 1000 आरपीएम, और इसका भी स्पीड कितना होगा आपका 1000 आरपीएम। दोनों में जो फ्लक्स बना है, ठीक है, फिर चाहे स्टेटर हो या फिर रोटर हो, दोनों 1000 आरपीएम पे घूमेगा, इनके बीच में कोई भी स्पीड का डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, और वही अगर आप एनएस वर्सेस एनआर की बात करें, इनमें डिफरेंस होता है भाई, 50 आरपीएम का हो सकता है, 100 आरपीएम का हो सकता है। जैसे ये 1000 आरपीएम पे घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो हो सकता है रोटर आपका 950 पे घूमे या फिर 900 आरपीएम पे घूमे, लेकिन रोटर और स्टेटर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये दोनों साथ में घूमता है। कैसे घूमता है ये सब मैंने आपको बता रखा ऑलरेडी थ्री फेज इंडक्शन मोटर में। ओके, क्वेश्चन नंबर 120 है, 121 में मैंने आपको समझाया था पूरा का पूरा वर्किंग प्रिंसिपल। तो क्योंकि भाई ये आगे भागेगा, ठीक है, क्योंकि ये पहले एक तरीके से बना है, और ये जो रोटर का मैग्नेटिक फील्ड है पीछे पीछे भागता है। यहाँ पे साउथ दिखा देता हूँ, ये नॉर्थ दिखा देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा बेटर होगा। तो ओवरऑल इनके बीच में क्या होगा, क्योंकि दोनों का स्पीड सेम है, तो इनके बीच में क्योंकि ये आगे दौड़ना स्टार्ट किया, तो इनके बीच में जो गैपिंग होगा हमेशा कांस्टेंट रहता है। उसी गैपिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, लोड एंगल, जो डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ठीक है, और लोड एंगल मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, जब लोड एंगल इनके बीच में कितना हो, 90 डिग्री का हो। तो टॉर्क का हम लोगों ने देखा है कि टॉर्क क्या होता है, ये जो टॉर्क है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, या फिर कहिए
इंटरेक्शन टॉर्क मींस स्टेटर और रोटर के मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, इससे चलते आपका यहाँ पे टॉर्क बनता है। तो टॉर्क जो होता है भाई ये प्रोपोर्शनल होता है स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ के ऊपर, रोटर के मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ के ऊपर, और इनके बीच में यानी दोनों रोटर और स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक तरीके से एंगल कितना है, ठीक है, जिसको साइन पे हम लोग दिखाते हैं, साइन डेल्टा। क्लियर हुआ? तो आप देख रहे हैं कि जो आपका रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है भाई, इसमें जो डेल्टा का वैल्यू है जिसको हम लोग लोड एंगल बोल रहे हैं, है ना, या फिर कहिए जो आपका फेज शिफ्ट आ रहा है ये ज़्यादा नहीं होता है, आपका 30 डिग्री होगा या फिर कहिए 25 डिग्री होगा, तो ये काफ़ी कम होता है। साइन का वैल्यू आपको पता है 90 होगा तो मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है, 0 होगा तो 0 मिलता है। तो ये क्या है, एक तरीके से 30 to 25 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है, तो ओवरऑल इसका वैल्यू एक तरीके कम होता है, ठीक है, तो ओवरऑल आपका नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। समझ में आया? और वही अगर यहाँ पे कैपेसिटर मोटर में जो पहला मोटर है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की अगर बात करें, तो आप देख रहे हैं कि ये मेरा मेन वाइंडिंग हो गया, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग हो गया, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा कैपेसिटर डाल दे रहे हैं, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच हो गया, इसको बोलते हैं स्टार्टिंग कैपेसिटर, ठीक है, यहाँ से हम लोग सप्लाई देंगे। ये मेन वाइंडिंग हो गया, स्टार्टिंग वाइंडिंग। यहाँ पे क्या होता है भाई कि यहाँ पे क्योंकि कैपेसिटर एक्स्ट्रा लगा दिया है तो ये कैपेसिटिव ब्रांच बन जाता है, ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे जो करंट आएगा ये कैसा होता है, लीडिंग नेचर का होता है, और ये आपका क्या होता है, एक तरीके से लैगिंग नेचर का, ठीक है, ये IM हो गया, IS हो गया, तो इसका फेजर सम बनाएंगे तो वोल्टेज मैंने रेफरेंस ले लिया, तो ये जो मेन वाइंडिंग में करंट है उसको इंडक्टिव बना रहा है, फिर वैसे भी नेचुरली इंडक्टिव नेचर का ही होता है, जो करंट है ये लैग करेगा कुछ ना कुछ एंगल से, मान लीजिए थीटा एंगल से लैग कर रहा है। लेकिन भाई स्टार्टिंग में क्योंकि ये अब कैपेसिटिव ब्रांच हो गया है, तो अब जो ये वोल्टेज से करंट आएगा ना, ये लीड कर जाएगा कुछ ना कुछ, और इसको इस तरीके से एडजस्ट करते हैं, इसका वैल्यू इस तरीके से रखेंगे भाई कि इनके बीच में कितना हो, 90 डिग्री का, ठीक है, पूरा तो 90 डिग्री नहीं लगा सकता, लेकिन फिर भी 75 डिग्री 85 डिग्री ऐसा फेज शिफ्ट होना चाहिए। तो ये ऑटोमेटिक फेज शिफ्ट बढ़ गया तो ऑटोमेटिक आपका डेल्टा बढ़ गया, डेल्टा बढ़ गया तो ऑटोमेटिक टॉर्क बढ़ जाता है, ठीक है। तो कैपेसिटर मोटर का क्या होता है, टॉर्क ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो आपका रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर है उसके मुकाबले। इसीलिए इनको हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं, हाई इनर्शिया लोड पे, क्योंकि इनका जो टॉर्क होता है भाई अच्छा खासा होता है, स्टार्टिंग टॉर्क खासकर, ठीक है, क्योंकि बाद में तो मेन वाइंडिंग ही अपना खुद का टॉर्क बना देता है ना, समझ में आया, ये टॉर्क अच्छा खासा प्रोवाइड करेगा। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ भाई, क्योंकि मोटर में हम लोग लोड कब कनेक्ट करते हैं बताइए, जैसे मान लेते हैं आप आटा चक्की की बात करते हैं, ठीक है, तो आटा चक्की पे देखा बेल्ट चढ़ा हुआ रहता है ना, ये मोटर है, मान लेते हैं मोटर है, ठीक है, इस पे बेल्ट चढ़ाते हैं हम लोग, तो बेल्ट कब चढ़ेगा, जब ये रुका हुआ रहता है एक तरीके से, और इधर चक्की है, ठीक है, चलते हुए थोड़ा ना बेल्ट चढ़ाएंगे, तो लोड आपका हमेशा क्या होता है, स्टैंड स्टिल पे ही कनेक्टेड होता है, स्लिप इक्वल टू 1 पे, यानी रोटर जब मेरा रुका हुआ है, तो इस लोड को घुमाने के लिए मेरे को स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा चाहिए होता है भाई, ठीक है, तो स्टार्टिंग टॉर्क मेरे को कहाँ देखने को मिलेगा, इस वाले मोटर में देखने को मिलेगा, यानी कैपेसिटर मोटर में देखने को मिलता है। रेजिस्टेंस वाले मोटर में हम लोग को कम देखने को मिलता है, इसलिए हम लोग उसको कहाँ यूज करेंगे, लो इनर्शिया लोड पे। इनर्शिया का मतलब क्या होता है, इनर्शिया मतलब क्या, जिसका जितना ज्यादा मास है उसके पास इनर्शिया उतना ही ज्यादा भाई, यानी जितना हैवी बॉडी उसको घुमाने के लिए आपको उतना ही ताकत लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो क्योंकि इसका टॉर्क ही कम है तो सीधी सी बात है लो इनर्शिया वाले लोड पे एक तरीके से यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, डायरेक्शन ऑफ स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर कैन बी रिवर्स्ड बाय इंटरचेंजिंग। देखिए इनका डायरेक्शन अगर रिवर्स करना है तो दोनों में से किसी एक वाइंडिंग को रिवर्स कर दी, आइदर मेन और स्टार्टिंग, दोनों को अगर आप कर देंगे तो भाई उसी डायरेक्शन में घूमते रह जाएंगे, बच्चा वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर हैज डैश स्टार्टिंग टॉर्क। तो अभी जस्ट बताया लोड एंगल यानी डेल्टा का वैल्यू कम होता है तो टॉर्क इसका भाई मीडियम होता है, मॉडरेट आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है, सेकंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप बोल रहा है द रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर इज यूज्ड इन दोज एप्लीकेशन वेयर। तो अभी जस्ट समझाया था, इसको हम लोग वहां पे यूज करेंगे जहां पे जल्दी जल्दी हम लोग को ऑन ऑफ नहीं करना हो, ठीक है, इसको वहां पे यूज करते हैं जहां पे एक बार ऑन करके चल रहा है, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग वाइंडिंग में क्या हो रहा है भाई, रेजिस्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टिव बना रखा है आपने उसको, तो बार बार ऑन ऑफ करेंगे, इसका मतलब क्या, आप स्टार्टिंग वाइंडिंग को बार बार एक तरीके से यूज में ले रहे हैं और बार बार उसमें करंट जाएगा तो इस पर आर लॉस होने के चलते एफिशिएंसी एक तरीके घटिया हो जाता है, इसलिए हम लोग उसको वहां पे यूज करेंगे जहां पे जल्दी जल्दी ऑन ऑफ करना ना हो, ठीक है, स्टार्टिंग इज इनफ्रीक्वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप बोल रहा है द रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, आर द मोस्ट पॉपुलर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर बिकॉज। तो इसका कॉस्ट जो होता है भाई कम होता है, अभी जस्ट बताया इसमें कैपेसिटर ये सब हम लोग को नहीं यूज करना पड़ता, तो कैपेसिटर का पैसा एक तरीके बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा है अब आपका सेकेंड टाइप जो कि है कैपेसिटर मोटर, और कैपेसिटर मोटर में सबसे पहला था कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, यानी स्टार्टिंग टाइम में यहाँ पे हम लोग कैपेसिटर यूज करेंगे, बाद में ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच के थ्रू डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो क्या बोलता है द
अल्फा द एंगल बिटवीन स्टार्टिंग करंट एंड मेन वाइंडिंग करंट में जो आएगा। तो अभी जस्ट बताया इसमें अच्छा खासा होता है नहीं, आप कह सकते हैं अबाउट 75 डिग्री। 90 डिग्री कभी भी आप अचीव नहीं कर सकते हैं भाई। ओके, तो अबाउट 75 डिग्री तक आपका फेस शिफ्ट होता है। और ये फेस शिफ्ट बढ़ गया, इसका मतलब क्या, आपका ऑटोमेटिक डेल्टा बढ़ गया। यानी स्टेटर और भाई स्टेटर और रोटर क्या होता है इसको समझिए आप, और उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो क्या हो रहा है, ये डेल्टा क्या होता है, कैसे टॉर्क बन जाता है इसको समझिए आप। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे समझिए, एकदम बच्चे की तरह समझिए इसको। मान लेते भाई मैं 4 पोल लेके चल रहा हूँ, नॉर्थ साउथ, ठीक है। ये मान लेते हैं आपका 1000 आरपीएम पे घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब रोटर दिखाता हूँ, रोटर के अंदर भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, इसके अंदर भी करंट आएगा, इसके अंदर भी 3 फेज करंट आएगा, इसका भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा। लेकिन भाई और इसका भी स्पीड जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का सेम होगा। ये 1000 पे घूम रहा है तो इसका भी 1000 पे घूमेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लेते हैं इसका यहाँ पे बना साउथ पोल, ठीक है, और 2 पोल अगर लेकर के चले ज़्यादा बेटर हो जाएगा समझने के लिए। ये मान लेते हैं भाई आपका, और पोल भी कैसे बनता है भी समझ लीजिए। फिर हम देते हैं नॉर्थ साउथ, यानी स्टेटर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा होगा, ये मेरा स्टेटर है, कोई दिक्कत नहीं। अब रोटर के अंदर भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। रोटर मान लेते हैं भाई मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो ये लोहा होता है तो लोहे में अपोजिट जाता है साउथ टू नॉर्थ, और ये ऐसे नॉर्थ से निकल के साउथ में घुसेगा। क्लियर हुआ। तो ओवरऑल ये हो गया आपका रोटर का मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है, उसके चलते हम लोग को टॉर्क देखने को मिलता है। तो इनके बीच में ये स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है, और ये रोटर का मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी 1000 आरपीएम पे ऐसे घूम रहा है। क्लियर हुआ। तो ओवरऑल, और इसको मेरे को पहले दिखाना चाहिए था, इसको बाद में, ठीक है, तो इसका हम लोग डायरेक्शन अपोजिट ले लेते हैं। इस डायरेक्शन में ना घूम के ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे आप इमेजिन कीजिए, ठीक है, ये आगे भाग रहा है, पीछे दौड़ रहा है। तो इनके बीच में कितना एंगल है भाई, 90 डिग्री का एंगल। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो साउथ है ये नॉर्थ क्या सोचेगा, नॉर्थ हमेशा इस साउथ को पकड़ने की कोशिश करेगा, साउथ वाला जो रहा होगा इस नॉर्थ को अट्रैक्ट कर रहा होगा अपने तरफ, ठीक है। तो हमेशा चाहेगा कि मैं इसके पास जाकर चिपक जाऊं, लेकिन ये चिपक नहीं पाता, ठीक है, क्योंकि ये भी उसी स्पीड पे घूम रहा है और ये भी आपका 1000 आरपीएम पे घूम रहा है। इन दोनों का सेम स्पीड होता है, तो इनके बीच में जो एंगल होता है ये हमेशा बना हुआ रहता है 90 डिग्री का, 90 डिग्री बना हुआ रहेगा। और जब 90 डिग्री होता है तो भी जस्ट बताइए साइन के हिसाब चेंज होता है, साइन 90 कितना होता है 1 के बराबर, तो यहाँ पे आपका टॉर्क मैक्सिमम देखने को मिलता है। वही अगर आप मान लेते हैं ये रोटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है भाई, इसको मैं कुछ ऐसे दिखा दूँ, अगर ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है, ऐसे है, ये हो गया आपका रोटर का। तो इनके बीच में क्या है, 90 डिग्री से कम हो चुका है, मान लेते हैं 60 डिग्री है। तो ओवरऑल यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे आपका साउथ है। तो ओवरऑल अब इनके बीच में जो पुश एंड पुल होगा ना, टॉर्क का मतलब क्या होता है, पुश एंड पुल एक तरीके से, ठीक है। तो ओवरऑल इनके बीच में कम हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये फील करने वाली चीज़ है, ओके। और ये 60 डिग्री का एंगल कैसे आएगा, जो आप इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहे हो उस बेसिस पे। जैसे ये मान लेते हैं मेन वाइंडिंग है, तो मेन वाइंडिंग में भाई मान लेते हैं करंट आपने दिया 90 डिग्री एक तरीके से लैग कर रहा है ना। और जो आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग है इसमें मान लेते हैं कुछ ना कुछ एंगल लीड कर रहा है भाई, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग को पता है जो फ्लक्स सेटअप होगा ये प्रोपोर्शनल होता है करंट के ऊपर, तो अगर करंट लैग कर रहा है तो सीधी सीधा फ्लक्स भी आपका उसी एंगल से लैग करता है, ठीक है। इसमें भी करंट जो आएगा आपका स्टार्टिंग है ये आपका मेन वाइंडिंग, तो अगर 30 डिग्री लीड कर रहा है तो फ्लक्स भी क्या होगा 30 डिग्री लीड करेगा। तो ओवरऑल जितना फेज शिफ्ट करंट में देखने को मिलता है दोनों वाइंडिंग में, वही फेज शिफ्ट आपके फ्लक्स में भी आ जाता है। उसके चलते क्या होता है, ओवरऑल आपका यहाँ पे लोड एंगल यानी डेल्टा का वैल्यू हम लोग दिखाते हैं। ओवरऑल हिंट दे रहा हूँ मैं आपको, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो रहा द वैल्यू ऑफ करंट IS इन द स्टार्टिंग कैपेसिटर मोटर। देखिए भाई क्या होता है समझिए, डायरेक्ट बुक पे आते हैं, फिगर हम लोग का बना हुआ, टाइम बचेगा। देखिए भाई देखिए ये है आपका कैपेसिटर मोटर, और कैपेसिटर मोटर में सबसे पहला है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो इसमें देखिए हम लोग ये जो स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाते हैं ना, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है भाई। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है क्यों यूज करते हैं, इसका पहले रीजन समझिए। और ये शॉर्ट टाइम रेटेड के लिए होता है। शॉर्ट टाइम कहना मतलब क्या, ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है ये कुछ सेकंड के लिए, फिर ये कुछ समय के लिए ही क्या है आपके इस मोटर के अंदर एज अ
ऑपरेशन में आता है, फिर इसका यूज़ होता है। उसके बाद कुछ समय के बाद ऑटोमेटिक स्पीड पकड़ दिया तो आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑटोमेटिक इसको डिस्कनेक्ट कर देता है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर क्या होता है ये समझिए। और अगर आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल जो एमसीक्यूज हम लोग का चल रहा था, इसमें चैप्टर नंबर 10 अगर आपने पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 10 पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस था, यानी बैटरी से रिलेटेड था। उसमें मैंने आपको बताया भाई पूरा का पूरा कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इसका मैंने जिक्र किया है वहाँ पे, और बहुत कुछ आपको वहाँ पे मैंने डिटेल में समझाया, केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। तो जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, ये मान लेते हैं ग्लास है, इसमें मैंने प्योर वाटर डाल रखा है। तो प्योर वाटर क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता, ऐसे बिजली एक तरीके से नहीं पास होगा। बिजली नहीं पास होना मतलब क्या, जैसे मान लेते हैं बल्ब, ठीक है, इस बल्ब को मान लेते हैं भाई, क्योंकि ये फिलामेंट बल्ब लिया तो उसको एसी पे या फिर डीसी पे चलाएं, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक पॉजिटिव या फिर ऐसे समझिए, ये मेरा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से मैंने ऐसा जोड़ दिया, और ये मेरा नेगेटिव टर्मिनल है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से तार ला के इस पानी में मैंने ऐसे डुबा दिया है, और दूसरा तार क्या कर रहा हूँ, इसमें पानी में डुबा के ऐसे जोड़ रहा हूँ। तो क्योंकि मिनरल वायर है तो यहाँ से करंट पास नहीं होगा, क्योंकि इस वायर के अंदर क्या है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई आयंस नहीं है, तो करंट एक तरीके से फ्लो नहीं हो पाएगा। यानी यहाँ पे एक तरीके से मीडियम ब्रेक हो चुका है। लेकिन भाई अगर इसमें मैं नमक डाल दूँ, ठीक है, साल्ट अगर डाल दूँ भाई, तो साल्ट क्या होता है, NaCl होता है, ठीक है। और आपको पता है इसमें जो Na है मीन सोडियम है क्या है, मेटल है, और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्डिंग होता है उसको हम लोग आयोनिक बॉन्डिंग बोलते हैं। और आपको पता है कि जो मेटल होता है, जैसे सोडियम की बात करें, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। ऐसा मतलब क्या, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट वाला ऑर्बिट में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। ये हो गया KLM। मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि जो एटम्स होते हैं ये हमेशा स्टेबल रहना चाहते हैं। स्टेबल रहने का मतलब क्या, अपना पूरा ऑर्बिट फुल करना चाहते हैं। तो हम लोग को ऑलरेडी पता है कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, यानी भरा हुआ है। सेकंड ऑर्बिट में आपका सिर्फ और सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ये भी भरा हुआ है। लेकिन हम लोग को पता है थर्ड ऑर्बिट में कितना, 2n² के हिसाब से 18 होता है, लेकिन है कितना, 1। तो सीधी सी 17 इलेक्ट्रॉन तो कोई देगा नहीं, तो ऑटोमेटिक क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन लूज करे, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और क्लोरीन कितना है, 17, तो 2 हो गया, 8 हो गया, कितना हो गया आपका 10, इसमें 7। सीधी सी बात है, इसको फिर से फिल करने के लिए SPDF के हिसाब से एक और चाहिए, है ना, तब जाके फिल हो जाएगा। नहीं 1 इलेक्ट्रॉन को चाहिए, तो ऑटोमेटिक क्या करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन मांगता है। तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक तरीके गेन करता है, और मेटल एक तरीके से रिलीज करता है। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो Na ने एक रिलीज किया होता है, इसके ऊपर एक प्लस चार्ज है, और इसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, किससे, सोडियम ने जो रिलीज किया वो, तो इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपने ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा है, कूलम्ब्स लॉ पढ़ा हुआ है। तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगा, दोनों आपस में आगे चिपक जाएगा भाई। और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा किस पे डिपेंड करेगा, हम लोगों को पता है फोर्स इक्वल टू क्या होता है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 πE0 ER, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना। तो देखिए अभी ये जो नमक है भाई, ये जुड़ा हुआ है आपस में NaCl, मतलब मान लेते हैं टेबल पे रखा हुआ है, फिर आपने कटोरी में रखा हुआ, मतलब क्या, कटोरी क्या है, एक तरीके एयर में रखा हुआ ना, मीडियम यहाँ पे क्या है, एयर है एक तरीके से, ठीक है। तो एयर में अगर आप देखेंगे तो एयर में ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ रहता है। क्यों जुड़ा हुआ है, क्योंकि एयर में जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है कितना होता है, 1 मान के चलते हैं। तो ओवरऑल नीचे वाला वैल्यू कम है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा खासा होता है, ठीक है। लेकिन वही अगर आप इस नमक को इस पानी में डाल देंगे, तो पानी में जैसे ही डालेंगे भाई मीडियम चेंज हो गया, पहले एयर था, एयर में रखा होता, पानी में डाल रहे, तो पानी का जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है बहुत अच्छा खासा होता है, करीब 84 होता है। तो ओवरऑल डिनोमिनेटर क्या हो गया आपका, बढ़ गया, जैसे आप पानी में डालेंगे तो डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो सीधी सी बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम जाएगा। और जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, तो ये जो नमक के आयोन्स हैं ये दोनों आपस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं भाई, ठीक है। तो उस पानी में आपको Na+ और Cl- देखने को मिलेगा बहुत सारे, ठीक है। तो ओवरऑल इसके अंदर अब क्या हो गया, पॉजिटिव आयंस आ चुका है, फिर ये नेगेटिव आयंस हो गया, तो इसके चलते ओवरऑल आपका क्या होगा, चार्ज आ चुका है। चार्ज आ गया तो सीधे इसका मीडियम मिल गया, जिससे करंट फ्लो हो सके, और ऑटोमेटिक आपका ये बल्ब ग्लो करने लगेगा। क्लियर हुआ। तो आप देख रहे हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। वैसा लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं भाई। तो आप देख रहे हैं भाई, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या, लिक्विड। और लिक्विड में आप देख रहे हैं ऑटोमेटिक पानी लिया मैंने सिंपल कि इसका जो रिलेटिव परमिटिविटी तो काफी अच्छा खासा होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर क्या होता है। देखिए हम लोगों ने सिंपल कैपेसिटर पढ़ा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, 2 प्लेट है, दोनों के बीच में आपका गैपिंग है, ठीक है, सेपरेशन रखा हुआ है, फिर कहीं कोई डाइलेक्ट्रिक फिल किया हुआ है। तो हम लोग को पता है जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस मतलब क्या, ये कैपेसिटर अपने अंदर कितना चार्ज एक तरीके से स्टोर कर सकता है ना। तो
कैपेसिटर जो होता है भाई ये प्रोपोर्शन होता है प्लेट के एरिया के ऊपर। जितना बड़ा एरिया लेंगे प्लेट का उतना ज़्यादा आप चार्ज स्टोर कर सकते हैं, और दोनों के बीच में डिस्टेंस जितना ज़्यादा रखेंगे उतना कम एक तरीके कैपेसिटेंस आप वहाँ पे बना पाएंगे। ठीक है, यानी सेपरेशन बढ़ा दीजिए कैपेसिटेंस घट जाएगी, वो डिस्टेंस बढ़ गया तो कैपेसिटेंस घट जाएगा। ठीक है, और इस प्रोपोर्शन सिंबल को जब हटाएंगे तो यहाँ पे एक आता है ई नॉट ई आर, एरिया अपॉन डिस्टेंस। यहाँ पे देख रहे भाई ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है ये क्या है, ये कैपेसिटेंस के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ऐसा मीडियम ले जिसका रिलेटिव परमिटिविटी लार्ज हो तो कैपेसिटेंस भी मेरे पास यहाँ पे ज़्यादा एक तरीके से देखने को मिलेगा। मीन्स हम लोग सेम एरिया वाले प्लेट में सेम डिस्टेंस अगर आप दोनों के बीच में मेंटेन कर रहे हैं, बस यहाँ पे अगर आपने रिलेटिव परमिटिविटी एक तरीके से बढ़ा दिया तो ऑटोमेटिक इसका कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं भाई, इलेक्ट्रोलाइट्स का जो ईआर का वैल्यू होता है रिलेटिव परमिटिविटी का, ये ओवरऑल अच्छा खासा होता है। ठीक है, तो उसके चलते ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे अच्छा खासा कैपेसिटेंस देखने को मिलेगा। और ये जो चैप्टर नंबर 10 मैंने मेंशन किया है ना, इसमें आप देखिए ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है इसको हम लोग डीसी सप्लाई में यूज करते हैं, समझ में आया? सिर्फ और सिर्फ डीसी में, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव में यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है। अगर आपने पॉजिटिव को नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव ब्लास्ट कर जाता है एक तरीके से, ठीक है, आग लग जाएगा वहाँ पे। तो ऐसा क्यों होता है इसके लिए भी थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ। जैसे हम लोगों ने पढ़ा गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल में मैंने आपको बताया था कि 2 बीकर होता है ना, इस तरीके का हम लोगों ने 2 बीकर लिया हुआ था। एक में हम लोगों ने जिंक का रड डाला था भाई, और दूसरे में हम लोगों ने कॉपर का रड डाला था, और यहाँ पे हम लोग ऑक्सीडेशन हो रहा था, ऑक्सीडेशन एक में हो रहा था, दूसरे में रिडक्शन हो, मान लेते बल्ब है एक तरीके से। तो हम लोगों ने देखा था, और इसको हम लोगों ने क्या किया था, इलेक्ट्रोलाइट में डाल रखा था। इसमें आपका ZnSO4 का कंसंट्रेशन था, इसमें CuSO4 का कंसंट्रेशन था। तो ओवरऑल क्या था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे थे बल्ब के फिलामेंट्स होकर के, और बल्ब में एक तरीके ग्लो हो रहा था। और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो वायर है यानी एक्सटर्नल जो सर्किट है भाई, इसमें आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा था। ठीक है, क्योंकि मेटल में आपका हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन के चलते कंडक्शन हो रहा था। लेकिन लिक्विड, क्योंकि आप देखें ये दोनों बीकर क्या सेपरेटेड है, समझ रहे बात को, टूटा हुआ, ये वाला इलेक्ट्रोड से डिस्कनेक्टेड है। तो भाई मेरा सर्किट तो कंप्लीट होना चाहिए ना, तो सर्किट कंप्लीट करने के लिए हमने क्या किया था, यहाँ पे साल्ट ब्रिज एक तरीके से ऐड किया था। साल्ट ब्रिज में क्या था, NaCl हम लोग डाल रखा था, और NaCl भी क्या एक तरीके से मॉल्टन स्टेट में नहीं भिगा कर रखा था थोड़ा सा। ठीक है भाई, कोई पेस्ट था उसमें मिक्स करके हम लोग डालते हैं। तो ओवरऑल इसमें आपका Na+Cl ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं। तो ओवरऑल इधर से तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, समझ गया, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, नेगेटिव चार्ज। तो हम लोग को पता है नेगेटिव चार्ज अगर ऐसे फ्लो हो रहा है, इधर से ऐसे 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 फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है भाई, तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज का जस्ट अपोजिट फ्लो होता है, समझ गया। यानी पॉजिटिव चार्ज कैसे फ्लो हो रहा होगा इसमें बताइए, पॉजिटिव चार्ज आपका ऐसे फ्लो हो रहा होगा, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा, ऐसे, समझ रहे बात को, ऐसे इलेक्ट्रॉन का जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज या फिर कहीं सर्किट को कंप्लीट करने के लिए क्या हो रहा था, इसमें जो आपने साल्ट ब्रिज में जो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव आयंस रखे थे, ये इधर इधर एक तरीके से फ्लो हो रहा था, पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो हो रहा था मैं। तो ये आयंस ही क्या कर रहे थे, क्योंकि ये साल्ट ब्रिज ही क्या था, रिस्पॉन्सिबल था इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए ओवरऑल। तो आपको ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, फिर कहीं पॉजिटिव आयंस भी एक ही डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, और आपको पता है एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग डीसी सप्लाई बोलते हैं। फिर यहाँ पे डीसी करंट एक तरीके देखने को मिलेगा हम लोग को, समझ में आया। तो डीसी में हम लोग का मेन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। ऑलरेडी बताया था एक एनोड बनेगा कैथोड बनेगा, एनोड हमेशा पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है, सब पे हम लोगों ने बात किया हुआ है। तो जो इलेक्ट्रोड होता है, सॉरी जो ये कैपेसिटर है, जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर बोल रहे हैं भाई, इसको हम लोग हमेशा डीसी सप्लाई में यूज करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे बोलिए इंडक्शन मोटर तो मेरा एसी पे काम करता है, तो एसी में क्यों यूज कर रहे हैं इसको, तो भाई ये जो कैपेसिटर है जिसको हम लोग स्टार्टिंग कैपेसिटर बोल रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल स्विच से लगा हुआ है, तो भाई मेरे ये आपके सिस्टम में बहुत कम समय के लिए रहता है, समझ रहे हैं। मतलब आप कह सकते हैं 1 सेकंड या 2 सेकंड या फिर माइक्रो सेकंड आप ले सकते हैं, उतना जल्दी डिस्कनेक्ट होगा। यानी अगर इस तरीके का सप्लाई है भाई, तो हो सकता है कि ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल गया ना, सिर्फ और सिर्फ इतना ही सप्लाई गया इसके अंदर, और मोटर में ऑटोमेटिक इतना स्पीड पकड़ लिया है कि अब ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक यहाँ से ओपन कर देगा, ये खत्म हो जाएगा, कहानी क्लियर हुआ, समझ में। यानी ये हाफ पॉजिटिव साइकिल को भी एक तरीके से खत्म होने से पहले ही अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेता है, इसलिए इसको बोलते हैं ये शॉर्ट टाइम रेटेड होता है भाई, कुछ समय के लिए हम लोग इसको ऑपरेट करते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे कैपेसिटेंस का वैल्यू लार्ज चाहिए होता है, क्योंकि हम लोग इस ब्रांच को क्या करना चाहते हैं, कैपेसिटी बनाना चाहते हैं, समझ में आया। तभी तो करंट एक तरीके से लीड करेगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखिए ये वाला है ना, यहाँ पे फेजर डायग्राम अगर आप देखेंगे तो वोल्टेज को यहाँ पे रेफरेंस लिया हुआ है, ठीक है, ये वोल्टेज रेफरेंस हो गया। तो ये जो मेन वाइंडिंग करंट है इसको इंडक्टिव बनाते हैं तो लैग करेगा,
और ये जो है स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग में वोल्टेज से लीड करेगा कुछ ना कुछ, और दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा। तो ओवरऑल आपका 90 डिग्री फेस है और टॉर्क ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए भाई, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हम लोग डाल रखा है, इसका जो CS का वैल्यू होता है, कैपेसिटेंस का वैल्यू तो अच्छा खासा होता है, लार्ज होता है भाई, ठीक है। तो हम लोग को पता है इसके चलते जो XC मिलेगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो मिलेगा, ये क्या होता है 1/2πfc। तो C का वैल्यू लार्ज है तो ओवरऑल XC का वैल्यू मेरे को यहाँ पे कम देखने को मिलता है, और XC का वैल्यू कम है इसका मतलब क्या, आप देख रहे हैं पैरेलल ब्रांच है, तो यहाँ से जो करंट आएगा दो पार्ट में टूटेगा। अब इधर ज्यादा आएगा फिर इधर जाएगा, किस पे डिपेंड करेगा, इस ब्रांच का इंपेडेंस के ऊपर। इस ब्रांच का इंपेडेंस क्या है और इस ब्रांच का इंपेडेंस क्या है। तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे C का वैल्यू लार्ज कर दिया है तो ऑटोमेटिक C बढ़ गया तो XC मेरा कम हो जाएगा। ऐसा नहीं, इस कैपेसिटिव रिएक्टेंस से जो हम लोग को XC मिल रहा है देखने को, ये कम हो जाएगा। ये कम हो जाए तो ओवरऑल इंपेडेंस को भी ये कम कर देता है। तो इंपेडेंस जैसे कम होगा तो सीधी बात है भाई, ये जो मेन करंट आई आ रहा है इसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा कहाँ जाएगा, इस स्टार्टिंग वाइंडिंग में जाता है। क्लियर हुआ। तो ओवरऑल इस वाले ब्रांच में जो करंट देखने को मिलेगा एज कॉम्पेयर टू जो मेन वाइंडिंग में जो करंट जा रहा है भाई, उसके मुकाबले ये वाला ब्रांच का करंट ज्यादा होता है। देखिए आते हम लोग वापस से अपने MCQs के ऊपर, तो यही बोल रहा था, द वैल्यू ऑफ द स्टार्टिंग करंट इन कैपेसिटर स्टार्ट मोटर शोन इन द फिगर। तो हमेशा क्या करना है, एक मिनट भाई, द वैल्यू ऑफ स्टार्टिंग करंट, ठीक है, आगे कैपेसिटर मोटर इज लेस देन दैट ऑफ द IM। इसका भाई लेस देन होना चाहिए स्टार्टिंग करंट है ना। एक मिनट, इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे पॉज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई, ठीक है। इसको मैं रेक्टिफाई करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द कैपेसिटर C यूज्ड इन द कैपेसिटर स्टार्ट मोटर शोन इन द फिगर इज ऑलवेज। तो इलेक्ट्रोलाइटिक होता है, अभी जस्ट मैंने आपको समझाया। क्यों रखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक है, क्योंकि इसका जो कैपेसिटेंस होता है भाई लार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एट स्टार्टिंग द लाइन करंट ऑफ अ कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। यहाँ पे लाइन करंट की बात हो रही है भाई, ठीक है। तो लाइन करंट आपका क्या होगा, 4 to 5 टाइम्स ज़्यादा होगा। ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों ने बात की कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या है, इसको 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल पे हम लोगों ने पूरा ब्रेक किया भाई। तो हम लोगों को पता है कि स्टार्टिंग में स्लिप का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, या फिर कहिए रोटर मेरा रुका हुआ, सीधी सी बात है, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ है, ये घूम रहा है ना, तो ये काफ़ी तेज़ी से इन कंडक्टर को कट कर रहा है, रोटर के कंडक्टर को। तो इसके अंदर EMF भी इंड्यूस ज़्यादा होगा, स्लिप भी ज़्यादा है, ऐसी का वैल्यू 1 है तो ओवरऑल E2 ज़्यादा होगा, E2 ज़्यादा होगा तो I2 मेरा ज़्यादा होगा, I2 ज़्यादा होगा तो सीधी सी बात है भाई, यहाँ पे मतलब वही है। इसके अंदर करंट, रोटर के अंदर करंट क्यों आ रहा है भाई, रोटर का मतलब क्या, प्राइमरी वाइंडिंग बोलता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर से आप कंपेयर कीजिए, अगर आपको पता होगा ट्रांसफार्मर का नो लोड वाला ऑपरेशन, ये माला प्राइमरी और ये माला था सेकेंडरी भाई। तो हम लोग को पता है नो लोड में सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा था, इधर ही करंट आता है, ठीक है, इधर कोई करंट नहीं जाता है। I1 डैश जिसको बोल रहे हैं 0 होता है, क्योंकि इधर कोई लोड नहीं है तो I2 0, तो सीधी सी बात है आपका I1 डैश भी 0 होगा। यहाँ पे जब आप लोड लगाएंगे भाई तभी एक तरीके से क्या होता है, इधर आपका करंट आता है, ठीक है। तो सेकेंडरी साइड में अगर करंट ज़्यादा है इसका मतलब क्या, ये लोडेड कंडीशन है। तो देखिए स्टार्टिंग के टाइम में यानी जब रुका हुआ है तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा इंडक्शन मोटर क्या होता है, एज अ शॉर्ट सर्किट ट्रांसफार्मर की तरह बिहेव करता है। आपको ये भी मैंने आपको बताया था, ये जो R2/S होता है रोटर के लिए, R2/S, तो स्लिप का वैल्यू 1 हो गया तो ओवरऑल R2 हो जाता है। तो इधर क्या है, सिर्फ X2 R2 यानी शॉर्टेड ट्रांसफार्मर तरह बिहेव करता है। तो ओवरऑल इम्पीडेंस इधर कम है और आपने रेटेड वोल्टेज अप्लाई कर दिया तो ओवरऑल आपका ये करंट यानी इसके अंदर जो E2 इंड्यूस्ड हुआ ना, E2 आएगा, E2 यहाँ पे I2 की अगर बात है, I2 क्या हो जाएगा, E2 अपॉन क्या हो जाएगा आपका √R2 प्लस JX2 का होल स्क्वायर। समझना है। तो ओवरऑल इसका वैल्यू कम है क्योंकि ये भाई यहाँ पे कोई मैकेनिकल पावर डेवलप नहीं हो रहा है ना, समझ रहे बात, सीधे सीधे R2 बन गया आपका। तो ओवरऑल डिनोमिनेटर कम हो गया तो सीधी सी बात आपका करंट एक तरीके से बढ़ जाएगा। और यही चीज़ आपके जो स्टार्टर होता है उसमें आप देखिएगा, जब भी आप स्विच ऑन करेंगे मोटर तो पहले वोल्टेज फ्लैक्चुएट करेगा, आपके घर का भी वोल्टेज फ्लैक्चुएट करेगा। और जो आपका एमीटर है, जो स्टार्टर में लगा होता है एमीटर भाई, उसमें आप देखिएगा पहले आपका पॉइंटर क्या है, ज़्यादा 5 एम्पेयर तक जाएगा, फिर 4.5 एम्पेयर तक जाएगा, उसका तुरंत नीचे आता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग करंट क्या होता है, ज़्यादा लेता है ये, कितना, रेटेड करंट का 4 से 5 गुना ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इन अ कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, यानी यहाँ से दूसरा टाइप चल रहा है भाई,
ये क्या है, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर है, जिसमें कैपेसिटर जो है आपका, यानी रनिंग कैपेसिटर जो है, सॉरी स्टार्टिंग कैपेसिटर तो डिस्कनेक्ट हो जाता है, लेकिन मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक और हम लोग यहाँ पे रन कैपेसिटर कनेक्टेड रखते हैं। ठीक है, वैसे चलते आपका ये सर्किट हमेशा कनेक्टेड रहता है, डिस्कनेक्ट नहीं हो पाता। स्टार्टिंग वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग हो गया, ये हो गया मान लेते हैं स्टार्टिंग कैपेसिटर, ये हो गया एक तरह से सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ठीक है, यहाँ पे आपका रनिंग, तो ये ओपन हो गया। ठीक है, तो कैपेसिटर सिर्फ ओपन होता है, लेकिन ओवरऑल आपका यहाँ से देख रहा है, ये पूरा ये ब्रांच देख रहा है अभी भी कंप्लीटेड है भाई, यहाँ से ऐसे कंप्लीटेड है ना। तो ओवरऑल आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग हमेशा क्या होता है, कनेक्टेड रहता है। तो ये हो रहा है ना, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर डैश वाइंडिंग इज कट आउट, तो उसमें थर्ड हो जाएगा नाइदर स्टार्टिंग नॉर मेन, दोनों में से कोई भी एक तरीके से डिस्कनेक्ट नहीं होता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा भाई सेशन। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे डाउट हो चुका है, इस पर हम लोग बात करेंगे। ओके, इस पर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23।